प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत आसान चैप्टर है। मैं चैप्टर आपकी जेब में डाल दूंगा, ऊपर वाली जेब में। ठीक, बस जेब फटा नहीं होना चाहिए। जेब फटा होगा तो क्या होगा, फिर गिर जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो पूरा ध्यान देना दिल से, और चैप्टर देखना बहुत आसान है। देखो, नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ना है। तो एटम के बारे में किसको नहीं पता, सबको पता है। जो छोटी सी चीज होती है उसको एटम कहते हैं, सबसे छोटी चीज जिससे पूरी दुनिया बनी है उसको हम एटम कहते हैं। तो एटम के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए। तो डेल्टन साहब आए। डेल्टन ने कहा, देखो जो हिस्ट्री है ना एग्जाम में नहीं आती। दोबारा बोल रहा हूं, जो मैं बोलूंगा वही एग्जाम में आएगा, ये फालतू चीजें एग्जाम में नहीं आती। डेल्टन ने कहा सबसे छोटी चीज एटम होती है, एटम से दुनिया बना है। तो डेल्टन साहब ये कह के प्रलोक से धार गए। कहां से धार गए? प्रलोक, मतलब हो गया उनका, हो गया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग थॉमसन आए, जे थॉमसन, ऐसे बहुत सारे बीच में भी आए थे। तो जे थॉमसन आए, उन्होंने कहा भैया तरबूज मॉडल याद है आपको? ऐसे बोलता प्लम पुडिंग मॉडल ऐसे करके उसका तरबूज वाला। तो तरबूज वाला मॉडल लेके आए एटम को लेके, जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता। फिर अपने पास आए रदरफोर्ड। कौन आया? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने एटम को लेकर क्या बोला? रदरफोर्ड साहब की बातें करते, ठीक है ना। देखो, तो हमारे पास आए रदरफोर्ड साहब, सुनते रहना। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ध्यान दें, बड़ा इजी चैप्टर है मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने कहा यार बात ऐसी है ना, एक जो एटम होता है, ऐसा होता है कि भाई एटम के अंदर ना एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम ऐसा होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? और इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। अच्छा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये बोला था रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है। फिर रदरफोर्ड साहब ने ये सारी बातें बोली। अच्छा, फिर इनका जो मॉडल था ना वो फेल हो गया था। फेल क्यों हो गया था? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब बाद में लिखवा भी दूंगा, अभी तो हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फेल क्यों हो गया चलो बाद में ही पढ़ लेंगे। ये फेल क्यों हो गया हम बाद में ही पढ़ लेंगे जब पढ़ाएंगे तो। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। अलग अलग साइंटिस्ट आए, कभी डेल्टन, कभी जे थॉमसन, कभी रदरफोर्ड, कभी कोई। इन दोनों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसने थोड़ा बहुत बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया भैया एक एटम हो गए है, और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और बगल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड साहब ने बोला। अब इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? इस चैप्टर में हमें सीखना है सिंबल। क्या सीखना है बेटा? कुछ सिंबल सीखने हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है, तो आपने देखा होगा लिखा हुआ बुक में ऐसे लिखा होता है 6 और 12। तो ये क्या होता है भाई? तो ये ना सिंबल्स है जिसको हमें समझना है। कभी ऐसा लिखा होगा सोडियम लिखा होगा, और लिखा होगा भैया यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 23 है। कभी नाइट्रोजन लिखा होगा, यहाँ 7 और यहाँ पर 14 लिखा होगा। तो ये क्या है, ये हमें समझना है इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो बड़ा सिंपल है। देखो, बोला जाता है अगर कोई एटम है एक्स, तो यहां पर लिखेंगे हम जेड, और यहां लिखा करेंगे हम ए। जहां जेड का क्या मतलब होगा सर? जेड का मतलब हुआ करेगा, प्यारे बच्चों, जेड का मतलब हुआ करेगा एटॉमिक नंबर। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव वाला। नंबर ऑफ किसके बराबर होगा? प्रोटॉन। और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा सर, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कि हमारे पास ये सब चीजों को ध्यान रखना है कि अगर कोई एटम है एक्स, तो जेड का मतलब क्या होता है, और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर बहुत आसान है, ध्यान दो, इसको एटॉमिक मास नंबर बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा कोई एटम है, मान लो हमारा नाइट्रोजन, तो नीचे लिखेंगे हम 7, ऊपर लिखेंगे 14। तो 7 का क्या मतलब होगा? 7 को बोला करेंगे हम जेड, इसका जेड होगा 7, और ए कितना होगा इसका? 14। ये मास नंबर है, ये है एटॉमिक नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो सिंबल है, यानी कभी भी हम ऐसे सिंबल लिखते हैं 7 and 14, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि नाइट्रोजन नाम का एटम है जिसका मास कितना है? 14, एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, प्रोटॉन कितने हैं? नीचे वाला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या होता है? मास नंबर। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये 17, ये 14, सॉरी ये 17 बोल रहा हूं मैं, ये नाइट्रोजन, ये 7 और ये 14, पर वो ऐसा कह दे कि भैया नाइट्रोजन पे -3 है,
अब तुम फंस जाओगे। तुमसे क्वेश्चन आएगा कि साहब प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन, तुम कहोगे प्रोटॉन है 7, लेकिन जब वो कहेगा साहब इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन, तो गलती कर दोगे, इलेक्ट्रॉन में गलती कर दोगे। क्यों गलती कर दोगे? देखो पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी माइनस दिखाई दे एलिमेंट के ऊपर, माइनस का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भैया इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। माइनस साइन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि 7 है, ठीक है सर, 7 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होना चाहिए? 7। हमने कहा अगर 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमने कहा भैया इलेक्ट्रॉन 7 है, गलत हो गया, क्योंकि यहां पर क्या लिख दिया उसने? -3, और माइनस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, तो आंसर आएगा 10। क्या आएगा आंसर? यानी कभी भी अगर माइनस प्लस दिखाई दे तो समझ लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो एक लाइन याद रखेंगे, कभी भी प्रोटॉन चेंज नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो मुझसे किसी ने बोला भैया सोडियम होवे है और यहाँ 11 है और यहाँ 23 है, प्रोटॉन बता दो, प्रोटॉन। तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर 11, मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन, तुम कहोगे वो भी 11 है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन अगर किसी ने ऐसे लिख दिया भैया ये सोडियम, चलो, और ये 11 है, ये 23 है, और लिख दे यहाँ +1, तो ध्यान रखना प्लस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ, यहां पर उल्टा है थोड़ा, प्लस का मतलब होता है रिमूव करना। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा ये मुझे बताओ। अब आप बोलोगे भैया, अब आप बोलोगे प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, पर सर इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। तो ध्यान रखना जब कोई एटम न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। लेकिन अगर एटम में माइनस प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? चेंज होता है। सॉरी, प्रोटॉन नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, माय मिस्टेक, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब, देखो यहाँ पर -3 है, लेकिन हमने क्या किया? जोड़ा है। माइनस का मतलब है एडिशन करना। ये बात समझ में आ गया? तुम इसको एक बार एक छोटे से पेज पे सब कंक्लूजन लिख लो, शॉर्ट नोट बना लो, मैं सांस लेता हूँ, ठीक है? तो ये सब छोटी मोटी बातें आप नोट कर लेंगे, फिर चैप्टर को गहराई से समझते हैं। अब इस चैप्टर में ना आगे हमें पढ़ना होता है ईएम वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम बोलोगे सर यू का होवे है, क्या बोलोगे? यू का होवे है, तो ई का मतलब है इलेक्ट्रो, सुन लो, इलेक्ट्रो, एम का मतलब है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, और इसका मतलब है वेव। तो इस चैप्टर में हमें ईएम वेव के बारे में समझना है। अब तुम बोलोगे यू का होवे है, भैया हम तो पहली बार सुन रहे हैं, है? तो मैं बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ नहीं है, सूरज की रोशनी जानते हो, सनलाइट, सनलाइट जानते हो? सनलाइट, सनलाइट इज बेसिकली एक रेडिएशन है। क्या ये? रेडिएशन। तो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सनलाइट के अंदर ना एक चीज होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम बोलोगे सर यू का होवे है, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी नहीं जानते। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है? तो अभी मान लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। फिर मैं आपको हिंट दूं तो हिंट ऐसा है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ा होगा कि एक प्लस और दूसरे प्लस में रिपल्शन होता है, पढ़ा आप लोगों ने? एक प्लस चार्ज और दूसरे प्लस चार्ज में रिपल्शन होता है, तो पता है ये बिना छुए एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। इस प्लस ने इस प्लस को कभी नहीं छुआ। जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तब भी क्या होगा इनके बीच में? रिपल्शन। नॉर्थ नॉर्थ पोल में हमेशा रिपल्शन होता है बिना छुए, तो हम कहते हैं भैया इसके अंदर से कहां निकलो है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकला है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं कि भैया नॉर्थ पोल धक्का मार रहे हैं क्योंकि उसके अंदर से ना दिखाई देने वाली एक एनर्जी निकली है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही एक चार्ज दूसरा चार्ज बिना छुए ही रिपल्शन करेंगे, तो हम कहते हैं इसके अंदर से कुछ निकला है, ना दिखाई देने वाली चीजें निकली है, वो आपस में जाएगी, धक्का लगेगा। इसका नाम रखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम रखा हमने? तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना दिखाई देने वाला एनर्जी जो चार्ज के अंदर से निकलता है। समझ में आया? ना दिखाई देने वाले एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो इस कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूंगा ना तो हम सब जल के राख हो जाएंगे, भुन जाएंगे हम लोग, समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एनर्जी। तो यहां पर देखो सनलाइट या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा सनलाइट है, रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रो का मतलब हो गया भैया, मैं यहां लिख दे रहा हूं,
इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और वेव का मतलब वेव, ठीक है। तो यहां पर ईएम वेव का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। एग्जांपल के तौर पे सनलाइट, सनलाइट एक ऐसी रेडिएशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, और तो सनलाइट को भी हम क्या कहते हैं, ईएम वेव। सनलाइट को क्या कहते हैं हम, ईएम वेव, ठीक है। तो सनलाइट एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हमने कहा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, हमने और एग्जांपल लेता हूं, बता रहा हूं आपको। देखो हीट, हीट वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो से निकलने वाला जो है ना, रेडियो से जो निकलता है, टावर से जो निकलता है, वो भी रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, तो समझ में आ गया। एक बार मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सारा कलेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी और बताता हूं मैं। हमने ये पढ़ा भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा चीज है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड नाम की एनर्जी। और जैसे एग्जांपल क्या है, सनलाइट, तो सूरज की रोशनी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो से निकलने वाला भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझ पा रहे बात को। तो इसे फटाफट शॉर्ट नोट बनाओ, फिर एनसीईआरटी में दिखाता हूं आपको। यहां पर हमने लिया है सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कलेक्शन, तो इसको ना ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो बताओ, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो। जिसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला करेंगे। अब किसके किसके अंदर मिलता है, तो ये सारा कलेक्शन है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन। तो यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है, देखो हमने क्या कलेक्ट किया है, देखो कि भैया ये देखो यहाँ पर देखो, लॉन्ग रेडियो वेव, रेडियो वेव, एएम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसका मतलब होता है इंफ्रारेड। ये आपका विजिबल है, विजिबल, विवग्योर, विवग्योर जानते हो, ये विवग्योर है आपका। ये सारे के सारे जितने भी लाइट है, लाइट का एग्जांपल दिया था ना आपको, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे, गामा रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट, ये सारे क्या है, इन सब के अंदर देखो, अगर रेडियो के अंदर से जो निकलेगा ना, रेडियो के अंदर से जो गर्माहट निकलता है या कुछ भी निकलता है, रेडियो के अंदर से जो एनर्जी निकलती है, तो हम बोलते हैं भैया वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सनलाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो हमारा विजिबल है, रेड, ब्लू, ग्रीन, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सबके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बात समझ में आ गई, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आइडिया लग गया। तो फटाफट अपने टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं एकदम झटके से, छोटी छोटी बातें। चलो अब छोटी सी बात, आगे क्या ध्यान रखोगे आप लोग, छोटी सी बात ध्यान रखोगे, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया था, एनसीईआरटी हमारी रेफरेंस बुक है, वहां से लिया था, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से, बड़े ध्यान से। क्या समझना है ध्यान से, बहुत ही सिंपल, कि देखिए जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि ये एक एनर्जी है। सूरज, सनलाइट, क्या समझोगे आप, सनलाइट, मतलब अगर मैं तुम्हें कह दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तुम सनलाइट समझ लेना। मेरी बातें समझे, मैं जब भी आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलूंगा अपने आप सनलाइट समझ लेना। अब एक छोटी सी बात ध्यान दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खास बात है, देखिए अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर होगा, यह होता ही है। तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखो मैं हूं वेव, तो वेव जा रहा है आगे, वेव कहां जा रहा है, तो ये वाला जो ये वाला जो मेरा हाथ है, ये वाला हाथ, ये वाला राइट हैंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लेफ्ट हैंड मेरा है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैं तीनों ही 90 डिग्री पे है, मजाक नहीं कर रहा हूं, देखो तीनों ही 90 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड समझा रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था, और मैं कहां था, आगे, तो तीनों ही 90 डिग्री पर, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर का साइन होता है, पता आप लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ, ठीक से लिखते थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ ठीक से लिखने की जरूरत भी नहीं है। इलेक्ट्रिक बस याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब चलने की डायरेक्शन, प्रोपोगेट मतलब चलने की डायरेक्शन, तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होता है। यही कहानी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। बात समझ में आ गया, फिर आगे और भी हम बातें करेंगे अभी, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ते। क्यों नहीं डरना है बताओ, क्यों नहीं डरना है, क्योंकि डर के आगे
और डर है, तो क्या फायदा डर के। अब हम डरे और ठीक हो जाए मामला तो अच्छी बात है। अब पता है कि अभी डरेंगे, आगे भी डर आ ही रहा है, तो क्यों डरना फालतू में। अब देखिए छोटी सी बात है कि जब हम वेव की बात करते हैं, वेव, अगर हम ईएम वेव की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, तो हमारे मन में ना क्लियर होना चाहिए कि ये दिखता कैसे है। तो हमने इमेजिन कर रखा है कि वेव ऐसा दिखता है, देखो ये है वेव, ठीक है। हमने वेव को ऐसे इमेजिन किया है कि भैया ये है हमारा वेव, ये हमारा वेव है। अब देखिए जो वेव होता है, वेव, उस वेव की कुछ ना कुछ होती है लंबाई, तो उसको बोलते हैं हम लैम्डा। इस लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। क्या मतलब होता है? वेवलेंथ। तो भैया लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो यहां पर वेव की लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा मतलब वेव की लेंथ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है डिस्टेंस। क्या होता है ये? डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस होती है? वेव की डिस्टेंस। अच्छा, तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, दूसरी बात ये, यहां से लेके यहां तक कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? यहां से यहां तक का टाइम, एक्चुअली में ना आपका एक वेव कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं एक वेव। फिर आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा अगला वेव स्टार्ट होगा, समझे? तो इसको यहां तक हम बोलते हैं एक वेव। दोबारा बोल रहा हूं, ये हमारा एक वेव है। अगर हमें दूसरा वेव चाहिए तो हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये दूसरा वेव आएगा, फिर तीसरी लहर, फिर चौथी लहर, ऐसे वेव चलती रहेगी। तो अभी हमारा एक वेव की हम बात कर रहे हैं। तो भैया यहां से यहां तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल टी, और इसका नाम क्या होता है? टाइम पीरियड। तो ये डरना नहीं है, ये वेवलेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ, इसका सिंबल होता है लैम्डा। जो वेव की लेंथ होती है इसको लैम्डा बोलते हैं। और ध्यान रखना, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो इधर जाता है, इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड जाने की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए हम सिंबल लेते हैं सी, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो सी क्या होता है? सिंबल, स्पीड का सिंबल। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। तो भैया देखो, हम जानते हैं स्पीड का हो वे है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बेटा स्पीड को हमने कितना लिया है बताओ? स्पीड लिया है 3 × 10⁸। तो स्पीड, डिस्टेंस कितना लिया हमने? लैम्डा। जो डिस्टेंस है उसको हमने वेवलेंथ बोला लैम्डा, और टाइम को हमने कैपिटल टी बोला है। तो ये एक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा कि भैया एक वेव को, वेव के पास वेवलेंथ होता है, वेव का एक टाइम पीरियड होता है, वेव की कुछ स्पीड होती है, इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बना दिया हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या देखो, कभी भी जीवन में 1 के नीचे टाइम पीरियड दिखाई दे, क्या दिखाई दे? 1 के नीचे, तो बेटा इसका आंसर होता है एफ। अब तुम बोलोगे एफ का होवे है भैया, एफ का होवे है, तो एफ का नाम है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। तो आप कहोगे सर 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 मेरे को यहाँ पे 1/t दिखाई दे गया सर, नहीं समझे मेरी बात को? अगर ये यहाँ पर तो 1 तो लिख सकते हैं ना हम खुद से, तो ये 1/t तो है। तो एक और फॉर्मूला है जो हमें दिल से याद होना चाहिए, 3 × 10⁸ इज इक्वल टू वेवलेंथ, और ये 1/2 क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान रखना, ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला, ये दोनों सेम ही तो है, बस 1/t को f लिख दिया। किताबों में, बुक्स में ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखते हैं वो लोग, 3 × 10⁸ लैम्डा इंटू न्यू, ऐसे लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं। तो आप बुक वाले तेल लगाए, क्या लगाए बेटा? तेल। कौन सा वाला? सरसों वाला। वेरी गुड, शाबाश, सीख गए तुम लोग। तो बुक वाले भाड़ में जाए। तो हमें ना सिंपल याद रखना है, इतना इसके बराबर होता है, बस हम क्वेश्चन यूज क्या करेंगे बाद में। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात करते हैं हम। छोटी सी बात क्या करते हैं, जो लाइट होता है ना, लाइट का मतलब क्या है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई लाइट ना अलग ही बंदा है। लाइट है ना मूडी इंसान होता है। 12th में पढ़ोगे ज्यादा, अभी 11th में ज्यादा नहीं पढ़ना, और जितना पढ़ा रहा उतना ही पढ़ोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। ये मूडी होता है, 12th में जानोगे, ये मेरे से पढ़ोगे तो। लाइट ना एकदम अपने मूड के हिसाब से काम करता है। लाइट का ना फ्यूचर में पढ़ोगे, अभी 11th में तुम इतने बड़े नहीं हो गए शिक्षा को। तो लाइट के ना 2 नेचर होते हैं जनरली। एक होता है इसका पार्टिकल नेचर, तुम तो हिल जाओगे, लाइट पार्टिकल कैसे हो गया, ये 12th में सीखना। लाइट मूडी इंसान है। लाइट कभी पार्टिकल नेचर शो करता है, कभी वो वेव नेचर शो करता है। पार्टिकल नेचर मतलब वो पेंसिल की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह, पेन की तरह। तो लाइट का 2 नेचर होता है, 12th में पढ़ेंगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो थोड़ा सा। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, और लाइट का एक और नेचर वेव नेचर। क्या नेचर होता है? वेव नेचर। और इनके बारे में बात करी है डी ब्रॉगली साहब ने, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस याद रखो। तो लाइट के ना 2 नेचर होते हैं, पहला होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर कैसे पता लगा? तो एक एक्सपेरिमेंट था, एक एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लाइट एकदम मूड ही बंदा है, उसका मूड किया तो पार्टिकल बन गया, उसका मूड किया तो वेव बन गया। लाइट ऐसा ही है बस, अजीब, तुम्हारा जैसे मन करता है तुम पढ़ते हो।
तुम्हारा जैसे तुम्हारा मन किया तो तुम पढ़ते हो, मन नहीं किया तभी पढ़ना पड़ेगा। 11th है ना ये, तो मजाक कर रहा हूँ। जब मन करता है तो पढ़ते हो, मन नहीं करता है तो नहीं पढ़ते हो। वैसे ही लाइट का जब मन करता है तो पार्टिकल बन जाता है, लाइट का जब मन करता है तो वेव बन जाता है। ठीक है, तो लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट के दो नेचर है, पहला है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर है कैसे पता लगा, तो एक्सपेरिमेंट का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता लगा कि भैया लाइट का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमें यह बताएगा कि लाइट क्या है, पार्टिकल। वैसे हमारे पास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो कहता है लाइट वेव है। पहले साइंटिस्ट लोग लड़ते थे, कॉलर पकड़ लिया तेरी बहन की मौसी, हाँ ऐसे कि मेरे एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल आ रहा है, वो कह रहा है नहीं तेरी मौसी की बहन कि नहीं मेरे एक्सपेरिमेंट से क्या आ रहा है, वेव आ रहा है। तो साइंटिस्ट लोग पहले लड़ते थे कि लाइट है क्या, पार्टिकल है कि वेव नेचर का है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जो 12th में पढ़ने में, दोबारा बोल रहा हूँ 12th में पढ़ने, अभी नहीं पढ़ने। एक्सपेरिमेंट का नाम पता है क्या था? इंटरफेरेंस। क्या नाम था? इंटरफेरेंस। एक्सपेरिमेंट का नाम था डिफ्रैक्शन। क्या नाम था? डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन। वेरी गुड। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें 12th क्लास में पढ़ने हैं। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट्स ये जो ऐसे एक्सपेरिमेंट से हमें बताते हैं कि लाइट है वेव नेचर का, और ये एक्सपेरिमेंट कहता है लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर का। तो ये हमें 12th में पढ़ना है, ध्यान रखना। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा है? हमारे सिलेबस में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा, तो पहले हम कुछ और पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, छोटी सी बात है। हमने कहा कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें एक बंदे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लैंक, एक साइंटिस्ट है प्लैंक। तो हमें पढ़ना है प्लैंक्स के बारे में। टॉपिक का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स की हम क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। जब हम प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़ लेंगे तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ पाएंगे। देखो प्लैंक नाम के एक बंदे थे, वो बड़े अनोखे अंदाज के थे। वैसे इनकी 4 बीवी थी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इनकी 4 वाइफ थी। एक थी तमिलनाडु में, एक, अच्छा ये तो बाहर देश के थे ना, छोड़ो मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता। तुम हकीकत मान लेते हो क्या? क्या मैं मेरी खुद की 6 भाई, मजाक कर रहा हूँ। चलो चलो, तो प्लैंक बड़े अनोखे मिजाज के थे। प्लैंक साहब ने कहा कि ये सन है सूरज, तो सूरज के अंदर से लाइट निकलेगी। देखो दुनिया मानती थी कि ऐसे निकलती है लाइट, दुनिया मानती है रेडिएशन ऐसे निकलती है। प्लैंक कहते हैं भैया ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है टूट टूट के। दुनिया कहती है लगातार निकलती है, प्लैंक कहते हैं टूट टूट के निकलता है। अब लोगों को लगता है भाई प्लैंक तो पागल है। लोगों ने बोला प्लैंक चल तेरी, प्लैंक को भगा दिया। बोला क्या बात कर रहा है यार, दुनिया कहती है कंटिन्यूअस। क्या कहती है? कंटिन्यूअस। मतलब ये दुनिया कह रही है, दुनिया कहती है भैया सूरज से रोशनी जो है कंटिन्यूअस निकलेगी, रेडिएशन कैसे निकलेगी लगातार। तुम कह रहे हो ऐसे निकल रहा है। तो दुनिया ने प्लैंक को भगा दिया। बस ससुरा कैसा बात करता है, तो इसको भगा दिया। लेकिन बाद में पता लगा प्लैंक, आइंस्टाइन ने प्लैंक को सपोर्ट किया था। तो अब समझते हैं प्लैंक की थ्योरी क्या थी। प्लैंक का मानना था कि सूरज के अंदर से रेडिएशन काफी तेजी से, क्या बोल रहा है, काफी तेजी से निकलता है, पर पैकेट ऐसे निकलता है। पैकेट जैसे मैगी के पैकेट होते हैं, मैगी के पैकेट, तो मैगी की एक पैकेट, दूसरी पैकेट, तीसरी पैकेट, चौथी पैकेट। जैसे मैं आप तुम्हारी तरफ गोलियों की बौछार कर दूं लगातार, खट 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 खट, तो लगेगा ना कि सारी गोली जुड़ी हुई है, लेकिन रियल में क्या है, गोली अलग अलग है। तो जब बहुत तेज से कोई हमारी तरफ आएगा तो हमें लगेगा जुड़ गया है। तो प्लैंक यही कहते हैं कि सूरज के अंदर से जो रोशनी निकलती है ना, टूट टूट के निकलती है। जुड़ा हुआ इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत तेजी से आ रहा है। तो प्लैंक का थ्योरी है ये, मानना भाई प्लैंक की थ्योरी है, मानो तो मानो, ना मानो तो बाहर में जाओ। प्लैंक ऐसा कह रहे हैं, मानना तो मानो ना तेल लगा, कौन सा वाला, सरसों वाला। तो यहाँ पर क्या है, प्लैंक कहते हैं कि भैया सूरज के अंदर से जो रोशनी निकलता है वो स्मॉल पैकेट्स में निकलता है। और कैसे निकलता है? डिसकंटिन्यूसली। कैसे निकलता है? डिसकंटिन्यूसली निकलता है। तो रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स discontinuously in the form of small packet of energy, in the form of small packet of, अभी मैं आपको देखो, तो अभी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला गया भैया जो एक पैकेट होता है, सुनो, जो एक पैकेट होता है इसका नाम होता है फोटोन। क्या नाम होता है? फोटोन। या इसका एक और नाम होता है क्वांटम। क्या नाम होता है इसका? क्वांटम। तो ये फोटोन है या फिर इसका नाम होगा क्वांटम, एक का नाम। तो एक का नाम होता है फोटोन या तो क्वांटम। और उन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है इस पैकेट की, जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो होती है h इंटू में फ्रीक्वेंसी, जहां पर h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h का मतलब क्या होता है बेटा? प्लैंक्स का कांस्टेंट। तो यहाँ पर h का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो भैया ये बोला प्लैंक साहब ने कि एनर्जी एक फोटोन की मुझे पता है, तो एक फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू में फ्रीक्वेंसी।
और H का फॉर्मूला होता है 6.626 10 की पावर माइनस 34। तो ये H का ये H की वैल्यू होती है, H इज कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो यही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर आपसे बोलेगा 2 फोटोन है तो क्या आंसर आएगा बताओ? 2HF। आपसे बोले कि भाई 4 फोटोन है तो 4HF। अगर आपसे बोले कोई 5 फोटोन है तो ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है? फॉर व्हाट? 1 फोटोन। तो भैया एक फोटोन की इतनी एनर्जी होती है, तो एक फोटोन की एनर्जी होती है H इंटू F। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ सुनो। आप मेरी मेहनत का फल दो सब्सक्राइब करके। आपकी मेहनत का फल आपको देंगे भगवान, आपको अच्छा फ्यूचर देंगे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा आपको। आप मेरी मेहनत अगर इग्नोर करोगे आज तो देख लो भाई, दुनिया में बोलते ना कर्मा होता है। आज आप मेरी मेहनत का फल दो सब्सक्राइब करके, भगवान आपकी मेहनत का फल देंगे। आप मेरी मेहनत इग्नोर मत करना। वीडियो देखा और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना देख लो भगवान आपकी मेहनत इग्नोर कर देंगे। देखो जीवन का सिंपल सा नियम है, आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अपने आप अच्छा होगा। तो आप मेरे लिए सोचिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देने का ट्राई किया जा रहा है। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी समझ में आ गई आप लोगों को कि भैया एनर्जी डिसकंटिन्यूसली निकलता है एंड एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज H इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी। कोई एग्जाम में नहीं पूछता ये सब ज्यादा बातें, ठीक है? बहुत चिंदी स्कूल होगा वही डेफिनेशन पूछेगा, एप्लीकेशन पूछते सब। तो जब प्लैंक ने बोल दिया भैया एनर्जी ऑफ फोटोन होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इस फॉर्मूले का स्टार्टिंग में प्लैंक्स का ये फॉर्मूला देखिए लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? चल तेरी। प्लैंक्स को बोल रहे थे चल तेरी। तो प्लैंक्स को इज्जत नहीं मिली। लेकिन कुछ साल बाद, कहते हैं कई सारे लोग कहते हैं 5-6 साल बाद, तो कुछ साल बाद ना आइंस्टाइन साहब आए। आइंस्टीन ने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। फिर जो मिल रहा कह रहा प्लैंक भाई क्या हाल है? बढ़िया, मेरी बेटी कुंवारी बैठी, शादी कर लो। मतलब उसका नाम हो गया ना, इज्जत हो गया। जैसे सरकारी नौकरी लग गई हो, सरकारी नौकरी लगने पे क्या होता है भाई? रिश्ते आते हैं ना बहुत सारे। तो वैसे ही मान लो भाई प्लैंक की सरकारी नौकरी लग गई जब आइंस्टाइन ने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, ठीक है ना? मतलब आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ना है हमारे सिलेबस में, बताया तो बहुत सारे लोगों ने था, ठीक है? सबसे पहले तो हर्ज और इन सब की चीजें मिला के बताई गई थी। सब कुछ छोड़ो, 12th में पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बातें करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बातें हैं? सिंपल सिंपल बातें ध्यान देना कि बोला गया कि मान लीजिए एक मेटल सरफेस है। ये जो सरफेस है लिया गया सोडियम पोटेशियम, ऐसे कोई मेटल लिया गया, मेटल, ये कोई मेटल है। और आपको पता है मेटल के अंदर क्या होता है? मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोगों ने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो लोगों ने क्या बोला? लोगों ने बोला कि भैया देखो बात ऐसी है, अगर यहां से एक हम सनलाइट, ये सूरज है, सूरज यहां पर, सूरज के अंदर से क्या निकला? फोटोन। फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी होगी? जो भी एनर्जी होगी, मान लो कुछ एनर्जी है, फोटोन है 100 जूल। कितना है? 100 जूल का एक फोटोन आया, 100 जूल एनर्जी लेके एक फोटोन आया। तो जब फोटोन आएगा ना फोटोन, तो फोटोन की कुछ एनर्जी, फोटोन आएगा यहां से, एक फोटोन चलता हुआ आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो कुछ एनर्जी सरफेस तक आने में लग जाएगी, यहां तक आने में। कुछ एनर्जी यहां पर वेस्ट होगी, वेस्ट, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन दबा पड़ा है। जैसे मान लो मेरे को, उस लड़के को, विनायक को यहां तक लेके आना है। मैंने अपने यहां से फंदा, एक क्या क्या बोलते हैं, रस्सी से गर्दन में, अब मैं उसको खींचूंगा तो यहां तक आते आते आप लोगों से टकराएगा, तो कुछ एनर्जी खर्च होगी। वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो भैया उस इलेक्ट्रॉन को इधर के एटम्स ने पकड़ रखा होगा। नहीं समझे मेरी बात को? तो जब जब सुनना मेरी बात, जब ये फोटोन यहां से आएगा 100 जूल लेके, तो उसका कुछ एनर्जी यहां पे खर्च हो जाएगा सरफेस तक आने में। तो मान लो 30 जूल एनर्जी खर्च हो गया, 30 जूल खर्च हो गया यहाँ पे, कहां तक आने में? वर्क करने में, मेहनत करने में। और जो बचेगा 70, वो 70 लेके इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? बाहर। तो 70 जूल इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। इसी फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो का मतलब क्या हो गया? देखो ठीक से पढ़ो। फोटो का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? फोटोन, क्या मतलब है? और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मेरी बात ध्यान रखना, यहां पर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी फोटोन कुछ एनर्जी लेके आएगा, उसका कुछ हिस्सा सरफेस से निकलने में खर्च होगा और बाकी बाहर हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो यहां पर जो एनर्जी खर्च होती है ना, इस एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन। क्या नाम होता है? और वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से निकलने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने के लिए कितनी एनर्जी लगी, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये जो लेके निकला है इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी।
क्योंकि भाई साहब अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उड़ता हुआ निकलेगा, और उड़ता हुआ एनर्जी कौन सा होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या मेरी बात समझे आप? तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई अगर कोई 100 जूल है, कितना है, तो डिवाइड कैसे होगा? 30 प्लस 70, जहां पर 100 क्या है? 100 है फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? H इंटू एफ। तो यहां पर 100 की जगह पर क्या लिखेंगे हम? H इंटू एफ। तो अगर हम H इंटू एफ देंगे, यानी फोटोन की एनर्जी देंगे, 100 मतलब HF था, तो वो डिवाइड हो जाएगा किसमें? 30 मतलब वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन को हम W लिख रहे हैं, W प्लस जो बचा हुआ क्या बन जाएगा? वो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, किताबों में ना ऐसा लिखते हैं कई बार, H इंटू एफ इजिकल टू, इसको लिखते हैं फाई, ऐसे वर्क फंक्शन को W नॉट, इसी को फाई नॉट भी लिखते हैं। मतलब ये और ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कि कोई इसको W नॉट बोलता है, कोई इसको फाई नॉट बोलता है। तो इस यही है आइंस्टाइन का फॉर्मूला, आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरी बात समझे? तो ये आइंस्टीन का फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और आइंस्टीन ने किसका फॉर्मूला यूज किया बताओ? प्लैंक का। तभी सब प्लैंक को कह रहे थे, प्लैंक भाई मेरी मौसी कुमारी है, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि वो जैसे सरकारी नौकरी लग गई हो। मेरी बात समझे बेटा? तो कुल मिला के बात क्या है समझ में, कि ये है आइंस्टाइन का फॉर्मूला, वो जो कहते हैं कि H इंटू एफ, यानी फोटोन की जो एनर्जी होगी वो दो हिस्से में डिवाइड होगी, पहला सरफेस तक निकलने के लिए और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड सीखने हैं, उसको मैं बोल दूंगा और डेफिनेशन तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। मेरी बात समझे? तो डेफिनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन अभी मिल जाएगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? कि व्हेन, ऐसे बनेगी ना, व्हेन फोटोन ऑफ सुइटेबल एनर्जी, व्हेन फोटोन ऑफ स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, व्हेन फोटोन स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या बात समझ में आई? अच्छा, फिर आपसे बोलेगा वर्क फंक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का सरफेस तक निकलने में जो कम से कम एनर्जी होगी वही क्या होगा? वर्क फंक्शन। क्या बात समझ में आ गया? इसे नोट कर लो, फिर एक और छोटी मोटी चीजें सिखाऊंगा आपको, फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको मैंने बताया ये वर्क, देखो जैसे H इंटू एफ है, अब इस फॉर्मूले को छोड़ दो पल के लिए, वो सेम ही फॉर्मूला है। तो ये H इंटू एफ है फोटोन की एनर्जी, पर ये वर्क फंक्शन भी तो एनर्जी ही है, ये वर्क फंक्शन भी तो एनर्जी है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा? H इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम H इंटू एफ नॉट लिख देते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी सेम टू सेम। अब यहाँ पर जो ये एफ नॉट होता है ना, एफ नॉट, अब कुछ बातें सिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो ये भी याद रखना, ये एफ नॉट, एफ नॉट का नाम क्या? देखो एफ नॉट का नाम होता है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्री नाम होता है थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये वर्क को ही तो हमने ऐसे लिख दिया है, वर्क इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? H इंटू एफ। अब इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका मिनिमम एनर्जी। क्या नाम था इसका? तो ये क्या कहलाएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये वर्क फंक्शन, इसका नाम क्या था बताओ? वर्क फंक्शन। इसका एक और नाम पड़ जाता है, पता है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बात समझ में आया? तो वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन सबकी डेफिनेशन मिल जाएगी, बहुत सिंपल है। बता इसका क्या डेफिनेशन होगा वर्क फंक्शन का? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड एनर्जी वही बात है, थ्रेशोल्ड का मतलब भी वही होता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कम से कम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है कम से कम एनर्जी ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। मेरी बात समझे? इसे नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, तो हमने अभी पढ़ लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीधी सीधी बताऊं तो मेन यही फॉर्मूला है, एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ध्यान रखना छोटी सी बात, वर्क फंक्शन को हम एच एफ नॉट भी कहते हैं, जहां एफ नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसका मतलब क्या है? कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकले, और उसी से ये फ्रीक्वेंसी आया है, तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। बात समझ में आ गई? तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं भैया कि भैया जो हमारा वो बंदा था, क्या नाम था उसका? ताऊ का नाम क्या था? ताऊ का नाम था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो भैया रदरफोर्ड साहब का मैंने आपको बताया था मॉडल, उन्होंने कहा था कि भैया
एक एटम होवे है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होवे है और न्यूक्लियस पॉजिटिव होवे। अब अब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूमे हैं, ये ऑर्बिट होता है ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता है। तो बहुत सारे लोगों ने उनसे सवाल किया, रदरफोर्ड से सवाल किया, भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके अंदर से एनर्जी निकलेगी कैसे? मान लो मैंने तुम्हें खूंटे से बांध दिया और पीछे चट चट घूम बेटा, मजाक कर रहा हूँ, खूंटे से बांध दो और कहूँ घूमना है तुम्हें, अरे 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद थक के गिरोगे नहीं? मरोगे नहीं? मरोगे तो नहीं, पर गिर तो जाओगे। सेम वैसा ही कुछ सेंस है यहाँ पे, 12th में और जान जाओगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ोगे। तो ऐसा एक थ्योरी था मैक्सवेल साहब का, ठीक है ना, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल साहब मानते थे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा तो घूमते घूमते अपने अंदर से एनर्जी निकाल देगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा और एक टाइम पर आएगा कि इलेक्ट्रॉन थक जाएगा, हार जाएगा और धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी। मैक्सवेल साहब कहते थे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो भैया एटम खत्म हो गया। तो एटम का जो आप बता रहे थे वो तो खेल ही खत्म हो गया। एटम खत्म, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल खत्म, मॉलिक्यूल और एटम से सेल बनता है, सेल खत्म, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज खत्म, टिश्यूज से हम बने हैं, हम खत्म, फिर पढ़ कौन रहा है? जब एटम ही खत्म हो गया, एटम ही स्टेबल नहीं है तो हम कैसे स्टेबल है? हम तो एटम से बने हैं ना। तो रदरफोर्ड से बोला गया बता भाई इसका रीजन, तेरा एटम तो स्टेबल ही नहीं है, तेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एनर्जी निकल रहा है, तेरे अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विल न्यूक्लियस इनसाइड, इलेक्ट्रॉन विल इवेंचुअली गो इनसाइड, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो रदरफोर्ड साहब फेल हो गए, वो बता नहीं पाए, रदरफोर्ड साहब क्या हो गए? फेल। ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? स्टेबिलिटी। तो रदरफोर्ड साहब इलेक्ट्रॉन की एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, तो रदरफोर्ड साहब फेल हो गए। फिर आए बोर्स, कौन आए? बोर्स। फिर हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, हमारा आया बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्स ने पता क्या बोला? बोर्स साहब ने बोला, सुनो, बोर्स साहब ने बोला कि भैया एक होवे है एटम, कहाँ होवे है? एटम, और एटम में होवे है न्यूक्लियस, ठीक है। बोर्स साहब ने कहा एटम में होता है न्यूक्लियस, सही बात है, और ऑर्बिट्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट के बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोर्स साहब ने ये बातें बोली दुनिया को, ठीक है, मेरी बात समझे? तो अभी हम फिलहाल एक से ही दिखा रहे हैं। तो बोर्स साहब ये दुनिया को बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो अब बोर्स साहब बड़े चालाक थे, बोर ने कहा दुनिया से कि रदरफोर्ड फेल हो गया, अब मेरा मॉडल सुनो। बोर कहते हैं न्यूक्लियस तो होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा भी, मेरी बात समझ पा रहे? हिम्मत देखो बंदे की, कह रहा है इलेक्ट्रॉन घूमेगा भी पर एनर्जी निकलेगा ये नहीं मानता मैं, जाओ जो करना है कर लो। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना कि इसके अंदर से एनर्जी निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा न्यूक्लियस में, यही तो दिक्कत है। उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं होता, इसके अंदर से एनर्जी निकलता ही नहीं है, एनर्जी निकलता ही नहीं है, रेडिएशन होता ही नहीं है, होवे ही ना है, रेडिएशन ना होवे भैया, यहां से कुछ रेडिएशन नहीं होता। अब रेडिएशन होगा नहीं, एनर्जी निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस में गिरेगा ही नहीं, गिरेगा नहीं तो एटम क्या हो गया? स्टेबल। यही है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही बोर्स एटॉमिक मॉडल है। वो कहते हैं कि जो बात वो नहीं बता पाया था मैं बता रहा हूं, वो क्या, वहां पर ये दिक्कत थी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर से एनर्जी निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाएगा, हम ये मान रहे कि एनर्जी निकलेगा ही नहीं, एनर्जी निकलेगा नहीं तो वो न्यूक्लियस में जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो भाई एटम हमारा स्टेबल है। तो यही है बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्स ने कुछ थ्योरी दी, वो थ्योरी हम कर लेंगे अभी। तो आप बात समझ पाए मैंने क्या पढ़ाया? देखिए बोर साहब ने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए, पोस्टुलेट्स मतलब अपने विचार, अपनी विचार रखे। अब तुम विचार को गलत सही नहीं कहते, मेरे थॉट्स को आप थोड़ी कहोगे भाई तुम्हारे थॉट्स गलत है, मेरे थॉट्स तो मेरे है ना, मानना है तो मानो और न तेल लगाओ सरसों का, सिंपल है। तो पोस्टुलेट क्या दिए उन्होंने? बोर साहब ने अपने पोस्टुलेट दिए। बोर साहब ने कहा दोस्तों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, कॉल्ड विदाउट एमिटिंग एनर्जी, बिना एनर्जी को निकाले इलेक्ट्रॉन घूमता है बिना एनर्जी को। पहला पोस्टुलेट था, आपको दिख जाएगा, ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा
कि यार इलेक्ट्रॉन, सुनना, ये ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, प्लस होता है न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट्स होते हैं। तो इनका ये मानना था अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसको ऊपर जाना है, दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भैया? क्योंकि देखो नीचे मतलब लो एनर्जी लेवल, नीचे मतलब लो, यहां पर लो एनर्जी होती है, लो एनर्जी, और ऊपर क्या होगी? हाई एनर्जी। तो कहता है भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और किसी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जंप करना है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो एनर्जी उसको लेनी पड़ेगी, एनर्जी खानी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऊपर है और उसको नीचे आना है, तो उसको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। अगर जाते वक्त उसने लिया था तो आते वक्त छोड़नी पड़ेगी। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम लो टू हाई, एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हाई टू लो। हाई से लो जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो दूसरी बात उन्होंने ये बोला। तीसरी बात वो क्या कहते हैं? तीसरी बात बोर साहब कहते हैं कि भाई साहब m इंटू वी इंटू आर, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को मास, इलेक्ट्रॉन के मास को, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को, और इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा, रेडियस समझते, सर्कल का रेडियस, रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे तो NH/2π होना चाहिए। तो क्या बोला गया कि अगर कोई एटम है, एटम में कोई न्यूक्लियस है और ये सर्कल है, सर्कल, तो इलेक्ट्रॉन इसमें तभी घूम पाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अगर घूम रहा है तो m इंटू वी इंटू आर NH/2π होगा, जहां m का मतलब है मास, v का मतलब है वेलोसिटी, r का मतलब है रेडियस, n का मतलब है नंबर 1 2 3 4, और h का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट, 2 का मतलब 2 है, पाई का मतलब पाई है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। जब m इंटू वी इंटू आर करेंगे तो NH/2π होगा। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन मेरा पहले ऑर्बिट में है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है, ये मेरा थर्ड ऑर्बिट है, तो फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूमेगा तो m इंटू वी इंटू आर 1h/2π होगा। इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे ऑर्बिट में घूमेगा तो आंसर क्या आएगा? 3। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा ना, तो बस यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है। अरे ये h है। तो 3 पोस्टुलेट्स थे हमारे, किसके? बोर साहब की 3 बातें थी एटम को लेके। तो ये पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थे। तो इसका आंसर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व इन ऑर्बिट फॉर विच m इंटू वी इंटू आर इक्वल टू NH/2π। अब इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये पढ़ोगे आप लोग 11th क्लास में रोटेशनल मोशन में, इसका नाम होता है एंगुलर मोमेंटम। तो जिसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ध्यान रखना, समझे मेरी बात को? अच्छा, इसको 12th में पढ़ोगे आप, 12th में ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। 12th में पढ़ोगे, 12th में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अच्छे से पढ़ोगे 12th में। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी इस टॉपिक को कहा जाता है। क्या आप मेरी बात को समझ गए? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी इस टॉपिक को कहा जाता है। तो ये बोर्स के पोस्टुलेट से, यही था बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोस्तों अब कुछ फॉर्मूले जो हमें याद करना है सीधा, इसकी डेरिवेशन नहीं है हमारे पास। तो कहा गया अगर कोई एटम है, एटम में न्यूक्लियस है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे ऑर्बिट हो सकता है, तो अगर आपको मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? माइनस का 13.6, नीचे n² और यहाँ पर z², और यहाँ पर होता है, बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर होता है 1.6 10 की पावर -19 जूल, जेड फॉर जूल। यहाँ पर जेड का मतलब जूल है बेटा, जूल, और जे का मतलब मैंने बता दिया आपको, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटम का एटॉमिक नंबर। एन का मतलब क्या होता है? 1 2 3 ऑर्बिट। अब इसी फॉर्मूले को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, -13.6 z² n², यहाँ पर पता लिखते हैं ईवी। यहाँ पर ईवी का मतलब होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा यार मेरे को ना, मैंने बोला क्वेश्चन दिया मैंने आपको, मैंने कहा यार मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी चाहिए, तो बोलेगा बंदा यार एनर्जी ऑफ फर्स्ट, एन की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 1, ये हो जाएगा E1। तो E1 हो जाएगा आपका -13.6, और हम जो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने बोर्स मॉडल पढ़ा है ना, बोर्स मॉडल, तो ये बोर साहब ने जो मॉडल दिया था बेसिकली हाइड्रोजन एटम और हीलियम +1 के लिए, लिथियम +2 के लिए, इनके लिए है ये, समझे मेरी बात को? तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? जेड, एटॉमिक नंबर 1 होता है।
हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। ध्यान रखना। तो यहां पर हम बोलेंगे कि वैसे तो इसका पूरा नाम पता क्या होता है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, पर वन मतलब हीलियम प्लस और लिथियम के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर मुझे एनर्जी निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट में, किसके ऑर्बिट में, फर्स्ट, तो हम लिखेंगे -13.6, फिर जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, जेड हो जाएगा 1, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, और नीचे है एन स्क्वायर, और मुझे फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, तो एन क्या होता है, ऑर्बिट, एन क्या है, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, तो मुझे तो n1 के लिए निकालना है फर्स्ट के लिए, तो आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही सेकंड के लिए नीचे 2 पुट कर देना, थर्ड के लिए 3 पुट कर देना, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, किसी भी ऑर्बिट में आप एनर्जी निकाल सकते हो बड़ा इजीली। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, E4 होता है हमारा एनर्जी, तो E4 हमारा एनर्जी है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने के लिए आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, गेम ओवर। मेरी बात समझे? तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में पिछली बार हम ये बात कर रहे थे कि बोर्स के पोस्टुलेट्स देखे थे हमने, फिर हम ये बातें कर रहे थे कि यार जैसे कि अगर एक एटम है तो उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, सबको पता है कि यार ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही घूमेगा। अब ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी खाता है, और नीचे आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा। और फिर हम एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने देखा था, ये बोर्स के पोस्टुलेट्स में हमने देखा था। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहाँ इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी है 10 जूल, ठीक है, और इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी है 20 जूल। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो कितना एनर्जी लेना पड़ेगा बताओ? 10 जूल एनर्जी लेना पड़ेगा, है ना। अगर इस बंदे को ऊपर जाना है तो 10 जूल एनर्जी और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने कहा यार कि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ऐसे निकाल सकते हैं हम। देखो एक चीज मैं लिख रहा हूँ, देखो E2 - E1 ये होगा एनर्जी का डिफरेंस। देखो 20 में से 10, 20 में से 10, तो ये होगा एनर्जी डिफरेंस, यानी कि इसको हम लिखते हैं कई बार डेल्टा ई, डेल्टा ई जो एनर्जी डिफरेंस इसको लिखते हैं हम डेल्टा ई। या सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आप एनर्जी का डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा इसके बीच का एनर्जी। अच्छा, अब हमें ये पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू में फ्रीक्वेंसी, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आप यहां से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी क्या आएगी बताओ, कि भैया कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया है 10 से 20 तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए इस ऑर्बिट की एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें उसकी एनर्जी है 10 जूल, लेकिन उसको आगे जाना है, 20 वाले के पास जाना है, तो बीच में उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा ये आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, है ना। मतलब ये कुल मिला के बात ये है, ये फ्रीक्वेंसी निकलेगा। फ्रीक्वेंसी कब निकलेगा, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अगर मान लो ऊपर से नीचे आता तो एनर्जी रिलीज करता, एनर्जी अपनी बॉडी से छोड़ देता, तब भी सेम फॉर्मूला, तब भी सेम आंसर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज और एब्जॉर्ब्ड रिलीज और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, जो भी रेडिएशन हमारे इलेक्ट्रॉन ने रिलीज किया है, छोड़ा है या लिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप यहां से इजीली निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो ये तो हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने बात कर लिया। और फिर हमने जो मुझे याद है कि पिछली बार हमने ये बात किया था कि अगर हमारे पास कोई एटम है और उसमें न्यूक्लियस है, तो ये ध्यान रखना, बस ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, इन दोनों एनर्जी को माइनस करना है, प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करना है, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, देखिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होता है तो हम इस ऑर्बिट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी एनर्जी निकालना हो तो फॉर्मूला था -13.6 नीचे n² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला कि भाई मेरे को इसमें, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है बता दूं मैं आप लोगों को। देखिए ईवी का जो मतलब होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल, ऐसा यूनिट में हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं, En का मतलब है एनर्जी ऑफ एन, एनर्जी ऑफ एन का मतलब एन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, अभी करके दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा -13.6, ये हो जाएगा हमारा Z² नीचे n², और जब हम ईवी को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 जूल। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में तब एनर्जी का फॉर्मूला आएगा -2.18 10⁻⁻18, ठीक है। और ये ऊपर Z² नीचे n², और ये आंसर आएगा जूल में। तो आपके पास देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, पर यहाँ पर ईवी लिखना पड़ेगा, जब ये फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा।
और जब ये फॉर्मूला लिखेंगे तो बस ये जूल वाला फॉर्मूला है। तो एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो बोलेंगे मुझे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा E1। एन की जगह 1 पुट करेंगे मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला था कि भैया अगर इस ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है, इस ऑर्बिट का निकालना है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। मैं अगर पहले ऑर्बिट का निकाल रहा हूँ तो मैंने एन की वैल्यू 1 पुट करा है, तो आंसर आएगा 10⁻−18। अब देखिए जेड की अगर हम बात करें, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और हम हाइड्रोजन एटम की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होगा। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू 1 होगा, तो ये 1 स्क्वायर, और नीचे हमने बोला भाई ऑर्बिट भी हमारा n है, ऑर्बिट भी हमारा 1 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और बगल में जूल तो चल ही रहा है। तो इस प्रकार से देखो हमें एनर्जी ऑफ फर्स्ट मिल गया। तो मुझे एनर्जी ऑफ सेकंड निकालना होगा तो बस n की वैल्यू मुझे 2 पुट कर देनी, एनर्जी ऑफ थर्ड निकालना होगा n की वैल्यू 3 पुट कर देनी। तो ऐसे करके हमने ये सीखा कि देखो एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला है और कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे साथ ही साथ हमें ये सीखना है कि मान लीजिए हमारे पास हमारे पास कोई हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल पढ़ रहे हैं, किसी के लिए पढ़ रहे हैं, और हमें ये देखना है कि भाई न्यूक्लियस से इस यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये न्यूक्लियस है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, चाहे न्यूक्लियस से हमें यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। हर ऑर्बिट का अलग अलग रेडियस होता है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो होता है आपका आर, जो कि होता है 52.9, ठीक है। यहाँ होता है आपका, क्या होता है पता है किसी को, यहाँ होता है आपका जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है आपका जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ठीक है। अभी देखते हैं, जेड स्क्वायर नहीं होता दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर एन स्क्वायर नीचे जेड होता है, ठीक है। आर इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, और यहाँ होता है 10⁻−12, ठीक है। तो हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला है वो सिंपल आया 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, ये जेड है जेड, और यहाँ पर यह 10⁻−12, 10⁻−12 को कई बार प्यार से हम पीकोमीटर कहते हैं, पीकोमीटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं पीकोमीटर। अब मान लो मुझे बोला कि भाई पहले ऑर्बिट का मुझे रेडियस निकाल के दो, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाल के दो, तो बोलूंगा भाई रेडियस इज इक्वल टू 52.9। अब एन की वैल्यू कितनी बोली उसने 1, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब कितना होता है एन का वैल्यू 1, तो 1 पुट कर देंगे, और नीचे है जेड, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो हम बोलेंगे भाई तू हाइड्रोजन है, तू क्या है, अगर तू हाइड्रोजन है तो तेरे लिए जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे एनर्जी और रेडियस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इससे आप रेडियस और एनर्जी का लिखना चाहो तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें थी, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने काफ़ी सही सही बातें कर ली। अब देखो सिंपल सा और बहुत ईजी, सिंपल और बहुत ईजी बात बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगे इस चैप्टर में हमें कुछ बातें समझनी है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक एटम है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है और ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स है। अब बहुत सारे ऑर्बिट्स है तो होता क्या है, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई ये हमारा n इक्वल टू 1 है, ये हमारा n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। वैसे कुछ वर्ड्स मैं आपको सिखा दूं, n इक्वल टू 1 को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। जब हमारा n इक्वल टू 1 हो तो इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और जब हमारा n इक्वल टू 2 हो तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये पहला एक्साइटेड स्टेट है। n इक्वल टू 3 को बोलेंगे हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब पहले को बोल रहे हैं हम ग्राउंड, हम बोल रहे हैं भाई ये तो ग्राउंड है बिल्कुल, लेकिन ये एक्साइट हो गया, पहली बार एक्साइट हुआ मतलब आगे गया, तो पहला एक्साइटेड इसको बोलेंगे। यानी जब n इक्वल टू 2 होता है तो वर्ड इज होता है फर्स्ट एक्साइटेड, ये याद रखना आपको। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब ये नहीं होता कि भाई n की वैल्यू 1 लो, नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है n की वैल्यू 2, यानी एक्साइटेड में ज्यादा होता है हमेशा। ग्राउंड का मतलब फर्स्ट होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको लॉजिक बताया, वर्ड बताया याद रखने के लिए। अब देखिए जब भी हम हायर स्टेट पे होते हैं, चाहे n 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हम कभी भी हायर स्टेट पे होते हैं तो होता क्या है कि हमारा मान लो बहुत सारे होते हैं, ऐसे तो लाखों करोड़ों ऑर्बिट्स होते हैं, मान लो इनफाइनाइट ऑर्बिट है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि भाई ये है कोई स्टेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट में आया होगा तो अपने अंदर से एनर्जी छोड़ी होगी, हर कोई एनर्जी छोड़ता है। वैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट पे आया तो इसने भी एनर्जी छोड़ी होगी,
कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से फर्स्ट पे आया तो उसने भी एनर्जी छोड़ी होगी। तो जब भी कोई फर्स्ट पे आएगा, जब भी कोई फर्स्ट पे आएगा तो एक सीरीज बन जाएगी कि ये बंदा भी फर्स्ट पे आ रहा है, ये बंदा भी फर्स्ट पे आ रहा है, ये बंदा भी फर्स्ट आ रहा है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आना स्टार्ट कर देगा तो हम बोलेंगे देखो भाई, हम ना एक नाम यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, हम बोल रहे हैं सीरीज, ठीक है, हम बोल रहे हैं सीरीज। और यहाँ पर आपको बताऊं कि सीरीज का नाम क्या रहेगा, बता रहा हूँ मैं आपको, सीरीज का नाम रहेगा लाइमन। अगर कोई बंदा फर्स्ट पे आ रहा है हमेशा तो सीरीज का नाम रहेगा लाइमन। क्यों? क्योंकि वो पहुंच कहाँ रहा है, तो हम बोल रहे हैं N2 जो है उसका फाइनल, उसका फाइनल जो है वो फर्स्ट है। और N1 क्या है, N1 तो कहाँ से आ रहा है, इनिशियल, इनिशियल है, कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो 2 से आ रहा हो, 3 से आ रहा हो, 4 से आ रहा हो, 5 से आ रहा हो, 6 से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो। अगर बंदा कहीं से भी आके फर्स्ट पे आके गिर जाएगा ना तो उसको बोलते हैं हम लाइमन। वैसे ही एक होता है बाल्मर सीरीज, वैसे होता है पाश्चन, फिर वैसा आपका मतलब पाश्चन है ये, फिर होता है आपका पी ब्रैकेट, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट और फिर लास्ट में पी फंड, पी फंड। अभी जो सीरीज है वो क्या समझा रहा है, समझा रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन देखो कहीं भी आ सकता है। अगर मान लो पहले पे आया इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी पहले पे आया इलेक्ट्रॉन तो लाइमन बोलेंगे। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन आपका मान लो दूसरे पे आ गया, इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे पे आ जाए कहीं से भी, देखो ये N1 N2 अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। N1 N2 अपने हिसाब से ले सकते हैं। मान लो किताब में ऐसा हो जाए कि वो बोले कि यार सब कुछ तो सेम है, पर हम बोलते ये N1 है हमारा और N1 1 है, यानी कि फर्स्ट हमारा फिक्स हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे, अभी मैं बहुत रफ लिख रहा हूँ। चलो इसको मैं आपको मैं समझा रहा हूँ, देखो होता क्या है, सिंपल भाषा में करते हैं। आया और ये हो गया फ्रॉम। आया मतलब कहाँ पे आया, मैंने कहा पहले पे आया, कहाँ से आया, 2 से 3 से 4 से कहीं से भी आया तो नाम रखेंगे लाइमन। आया कहाँ पे आया, दूसरे पे आया, कहाँ से आया, 3 से 4 से 5 से 6 से इन्फानाइट से, कहीं से भी आया, कितनी भी दूर से आया लेकिन दूसरे पे आया तो बाल्मर सीरीज होगी। आया कहाँ पे आया, तीसरे पे आया, कहाँ से आ सकता है, 4 से 5 से 6 से 7 से, कहीं से भी 3 पे आना चाहिए तो पाश्चन नाम देंगे हम, ठीक है ना। और कहीं से भी आया 4 पे, 4 पे कहाँ से आ सकता है, 5 से 6 से 7 से। पी फंड कहीं से भी कहाँ पे आया, 5 पे, कहाँ से आ सकता है, 6 से 7 से, कहीं से भी, तो इसको बोलते हैं हम पी फंड। ये पी फंड की एक सीरीज बन गई। अगर बंदा कहीं से भी 5 पे आ रहा है तो 5 पे कहाँ से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से, है ना। अगर कोई 5 पे आ रहा है, मान लो कोई इस जगह पे आ रहा है तो यहाँ पे कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, अगले वाले से आ सकता है, तो 6 से आ सकता है, 7 से, 8 से, 9 से, कहीं से भी आ सकता है। तो हम बोलेंगे एक सीरीज बन के तैयार है, उसका नाम होगा पी फंड सीरीज। तो ऐसे ही आपको मैं एनसीईआरटी से लिखवा देता हूँ, ठीक है, हाँ 5 तक ही आएगा। तो अभी आपको एनसीईआरटी से लिखवा देता हूँ और यहाँ पर एनसीईआरटी से लिखवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम भी बता देते हैं आपको, टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम है ये, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। इस टॉपिक का नाम होता है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। और एनसीईआरटी से एक बार दिखाता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। यही है स्पेक्ट्रल लाइन वाला, देखो सीरीज का नाम ये रहा, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड। अब यहाँ पर कह रहे हैं 1 होना चाहिए, 1 पे आए कहीं से भी, 2 3 4 5 कहीं से भी आए। और ये ना अल्ट्रा वायलेट होते हैं, सूरज की रोशनी जैसा होता है ये, क्योंकि वो एनर्जी तो निकालेगा ना अपनी बॉडी से। जब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा, एनर्जी निकाले, पता ना, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन लौटता है नीचे की तरफ तो एनर्जी रिलीज करता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट में आएगा, स्पेक्ट्रल रीजन। आप अगर बाल्मर की बात करें, जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आता है तो कहाँ से आ सकता है, तीसरे से, चौथे से, तो ये विजिबल होता है, इसमें आपको रेड ग्रीन येलो ये सब दिखाई देंगे, आपको दिखाई भी देगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5वें से दूसरे पे आएगा तो आपको दिखाई देगा कलर, क्या दिखाई देगा, क्योंकि एनर्जी तो है ये, सारे एनर्जी है, कलर दिखाई देगा, वेरी सिंपल। अब देखो पाश्चन ब्रैकेट पी फंड सारे इंफ्रारेड होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ,
जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा अपनी बॉडी से एनर्जी निकालेगा। अगर अपनी बॉडी से एनर्जी निकालेगा तो किस प्रकार के होंगे? अल्ट्रावायलेट होंगे, सूरज की रोशनी जैसा, इनविजिबल होगा, रेड ब्लू ग्रीन जैसा, ये दिखाई नहीं देंगे आपको। इंफ्रारेड हमें दिखाई नहीं देते। इन्हें दिखाई देने वाला सिर्फ इसी केस में हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आए? दूसरे पे आए। ये बात तो क्लियर है ना कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा अपनी बॉडी से, तो वही वाली बात है। तो ये बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए, लिख रखा है तो अच्छी बात है। चलो अब काम की बात अगर हम करें तो अभी हमारे पास काम की बात क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठ के, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ यहाँ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर पीछे की तरफ आ रहा है तो एक बात तो पता है कि वो एनर्जी छोड़ेगा। तो हर एनर्जी की वेवलेंथ होती है, देखो आपको पता होगा। मान लो उसने लाइट छोड़ा, मान लो ग्रीन लाइट छोड़ दिया, तो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ होती है। तो उन वेवलेंथ के लिए हम 1/λ लगाते हैं। 1/λ ये फॉर्मूला होता है 109677 1/n1 माइनस n2 स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। अब इसको ही, इसी फॉर्मूले को वेव नंबर भी कहते हैं, वेव नंबर। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये वेव नंबर क्या होता है, तो आप बहुत सीधी भाषा में उसका जवाब दे सकते हो, कुछ नहीं है भाई, 1/λ हमारा वेव नंबर। तो वेवलेंथ यहाँ से निकल जाएगा अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। जैसे मान लो मुझे किसी ने क्वेश्चन में दिया कि भाई साहब एक काम करो, क्या काम करो कि हमारा जो है ना इलेक्ट्रॉन वो बाल्मर में आ रहा है। बाल्मर में आने का मतलब है कि n1 की वैल्यू हो गई 2। बाल्मर में आ रहा है, n1 की वैल्यू 2 हो गई। मान लो उसने फ्रॉम बोल दिया 5, फ्रॉम 5 बोल दिया और बोलेगा फिर वेवलेंथ फाइंड करो। तो आप बोलोगे कि भैया एटम कौन सा है, तो हम बोलते हैं मान लो एटम हमारा हीलियम प्लस है। इस बार बहुत बार हमने हाइड्रोजन ले लिया, अब हम ले रहे हैं हीलियम। क्या ले रहे हैं? तो आप बोलोगे देखो भैया अगर सारी चीज हमें पता है तो n1 की जगह पर हम पुट कर देंगे आपका 2, n2 की जगह पुट कर देंगे फ्रॉम कहाँ से आ रहा है 5 से, और z की जगह हम पुट कर देंगे, देखिए हीलियम के लिए z होगा 2, हीलियम प्लस के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से आराम से आंसर निकल जाएगा, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस इसको सॉल्व करना है, 25 स्टार एलसीएम लेकर सॉल्व करना और आंसर आपकी जेब में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे दूं आपको कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ बोल दे या आपसे कोई बोल दे लॉन्गेस्ट, तो भैया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्ग वर्ड यूज करें या मैक्सिमम यूज करें, वेवलेंथ यूज करें। अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देना, तो अगर n1 की वैल्यू n है तो n2 की वैल्यू हमेशा n+1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और बोल दे कि हमारा पास्चन के लिए, तो पास्चन के लिए n1 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? लाइमन बाल्मर पास्चन का तीसरे नंबर पे, तो n1 की वैल्यू 3 होगी, तो हमारा जो n2 होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 3+1। तो अगर आपका n1 n है तो n2 उससे एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 4। तो पास्चन के लिए बड़ा इजी हो गया है ना, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे। वैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर कोई बोलता है शॉर्टेस्ट या मिनिमम बोलता है, ये तो हमारा टॉपिक हो गया खत्म। शॉर्टेस्ट या कोई मिनिमम बोल दे कि भाई साहब हमारा जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है या मिनिमम है, जब भी आपसे शॉर्टेस्ट या मिनिमम की बात करें वेवलेंथ के साथ प्यारे बच्चों, तो बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ आपको, ये सब क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एनसीईआरटी में जब आप करने जाओगे। तो शॉर्टेस्ट और मिनिमम वेवलेंथ बोल दे, तो अगर n1 की वैल्यू, मान लो n1 की वैल्यू आपने n लिया, तो n2 आपको इन्फानाइट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दिया यार बाल्मर के लिए हमें चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए बाल्मर में, तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे यार देखो 1/λ = 109677, और मान लो उसने बोल दिया इस बार हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आप बोलोगे 1/n। अब उसने बाल्मर बोला है तो n1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, n1 हो जाएगा 2, पर जब आप n2 जाओगे ना तो n2 क्या हो जाएगा इन्फानाइट, तो ये जाएगा इन्फानाइट का स्क्वायर, और z मतलब 1 का स्क्वायर, समझे? तो 1/λ 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बाल्मर के लिए n1 होता है 2, और शॉर्टेस्ट बोल दिया ना, शॉर्टेस्ट के लिए n2 कितना होता है, तो n1 n के बराबर होगा, n2 होगा इन्फानाइट के बराबर। ऐसा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब दूसरी बात, एक छोटी सी बात, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये जो मेन हमारा फॉर्मूला है n1 स्क्वायर और ये n2 स्क्वायर और ये z स्क्वायर,
इस फॉर्मूले का नाम होता है रेडबर्ग फार्मूला, रेडबर्ग फार्मूला बोलते हैं इसको, रेडबर्ग फार्मूला। ठीक है, तो इसको लिख लेना कि टॉपिक था हमारा रेडबर्ग फार्मूला। और हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस भी देख लिया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन बालमन पाशम भी समझ गए, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझ गए। सीबीएसई वाले या बोर्ड्स वाले या आईएससी वाले यूज नहीं करते, पर ये कंपटीशन एग्जाम में ये वर्ड्स यूज करते हैं, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सब। ठीक है, तो फटाफट इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इस चैप्टर में समझ लेते हैं तो अगला हमारे पास क्या आता है, थोड़ा सा समझना। पहले थे डी ब्रोगली साहब, ठीक है, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली साहब का ये मानना था कि जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ, वो होता है h/mv। अब देखिए वेवलेंथ एक वेव के पास होता है, तो डी ब्रोगली साहब कहते थे कि h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, m है मास और एक है वेलोसिटी। यानी जिस चीज के पास भी मास होगा और जिस चीज के पास भी वेलोसिटी होगा, जिसके पास भी मास होगा, वेलोसिटी होगा, उसके पास वेवलेंथ होगा। यानी वो कह रहे हैं कि मान लीजिए एक सेब है, एप्पल है ना। वैसे तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बातें करी थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स की, तो इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं मैं। देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो प्रॉब्लम ये है कि इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास और वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ होगा वेवलेंथ। तो कॉन्सेप्ट आ गया, क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया जो भी पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल्स के पास एक वेव नेचर भी होता है, क्योंकि इसके पास मास एंड वेलोसिटी है। तो हम कहते थे कि पहले इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ भी है, और वेवलेंथ तो वेव के पास होता है। तो हमने कहने लग गए कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर है। पहला नेचर है पार्टिकल, मतलब एक नेचर है पार्टिकल, और हम कह सकते हैं कि जो दूसरा नेचर है वो है वेव नेचर, कि इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ भी होगा। यानी इलेक्ट्रॉन को हम वेव मानने लग गए। कुल मिला के बात क्या अटकती है, बात यह अटकती है कि डी ब्रोगली इस फॉर्मूले की हेल्प से कह रहे हैं डी ब्रोगली डुअल नेचर। ये डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट है कि भैया डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि कोई भी मैटर होगा उसके दो नेचर होंगे। पहला तो खुद पार्टिकल है, दूसरा मास और वेलोसिटी की वजह से वो क्या बन जाएगा, वेव। तो यहां पर एक स्टेटमेंट क्या निकल के आती है, विथ एवरी मूविंग पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगा, उसके साथ एक वेव जुड़ जाएगा। तो हम डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि विथ एवरी मूविंग पार्टिकल, क्या कहते हो, विथ एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज अ वेव एसोसिएटेड, उनके साथ एक वेव जुड़ जाता है। अगर किसी भी पार्टिकल के पास मास है, किसी भी पार्टिकल के पास क्या है, वेलोसिटी, तो वो मूविंग पार्टिकल होगा। मास इनटू वेलोसिटी मतलब मूविंग पार्टिकल। अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव जुड़ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है और वो मूव करता है तो वेव जैसा भी बिहेव करेगा। तो उसके दो नेचर हो गए, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो ये डी ब्रोगली साहब का मानना था, जहां मास का मतलब m होता है, v का मतलब होता है वेलोसिटी। फॉर्मूला अगर आपको क्वेश्चन करने को आएगा तो बहुत सिंपल है, इस लैम्डा को हम वेवलेंथ कहते हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और इजी क्वेश्चन होता है, कर लेना। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करना, बस खत्म खेल। अब बात करते हैं, तो डी ब्रोगली साहब की हो गई, तो हमने पढ़ा डी ब्रोगली के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं हिंसबर्ग सर के बारे में। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, एच की वैल्यू फिक्स होती है ना, 6.626 10 की पावर -34। अब देखिए हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हिंसबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा भैया देखो, बहुत सिंपल भाषा में कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में एक साथ हम दो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। एक साथ हम दो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ये फिजिक्स में पढ़ोगे मोमेंटम क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक साथ सही आंसर नहीं निकलेगा। तो कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट टू, या फिर सिंपल भाषा में कहते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन, और इसकी मोमेंटम, इसके पास जो भी मोमेंटम है और इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली, एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कहते हैं देखो कुछ बातें, कहते हैं कि मान लीजिए, और एक फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला क्या देते हैं, कहते हैं कि देखो भाई डेल्टा एक्स होगा अनसर्टेनिटी मतलब सिंपल भाषा में कहते हैं भैया एक इलेक्ट्रॉन है, उसका पोजीशन वो कहां पर है, उसकी मोमेंटम, आप दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। निकाल तो सकते हो पर एक साथ नहीं निकाल पाओगे।
एक साथ को बोलते हैं हम साइमल्टेनियसली। एक वर्ड होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, इसका मतलब होता है एक साथ। आप एक साथ ये काम नहीं कर पाएंगे एक साथ। तो मोमेंटम एंड पोजीशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली, एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तूने कहा डेल्टा एक्स अगर अनसर्टेनिटी है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, मतलब जो सर्टेन मतलब फिक्स, अनसर्टेन मतलब गलतियां होगी, अनसर्टेन मतलब गलतियां होगी। तो ये कह रहे हैं कि वो फॉर्मूले में क्या कहते हैं कि डेल्टा एक्स अगर अनसर्टेनिटी है पोजीशन की, और डेल्टा वी अगर अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी की, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4πm। ठीक है, तो ये हमने न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला यूज किया है। न्यूमेरिकल्स में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बुक्स में ऐसे लिखा होता है, देखिए यू, पर हम इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, तो छोटी सी बात आप ध्यान रखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच बाई 4πm। आप यहाँ पर इक्वल का साइन लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। बुक्स में तो ये लिखा रहता है, पर इक्वल का लेके हम न्यूमेरिकल सॉल्व किया करेंगे। सबको बात समझ में आई? तो ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता है कि डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में कुछ गलतियां हो सकती है। डेल्टा भी हो सकता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एच बाई 4πm होगा। और हम एक साथ दोनों का नहीं निकाल सकते, एक टाइम पर आपको एक ही निकालना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक छोटा सा टॉपिक होता है, बहुत सिंपल सा, सिंपल सा टॉपिक क्या नाम होता है, BBR। इसको बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। देखो, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी चीज है, ये अपने ऊपर, ब्लैक बॉडी समझते हैं, अपने ऊपर आने वाली रोशनी को, रेडिएशन को खा जाए, जो पूरी तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और जब हम उस ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, तो अपने अंदर से रेडिएशन निकाल देगा। पहले उसने खा लिया था, जैसे मेरा ये मान लो हाथ है, इसने एनर्जी खा लिया, तो बोलेंगे ब्लैक बॉडी। और जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये हर प्रकार की, अलग अलग प्रकार की एनर्जी निकालेगा हीट करने पे, तो हम बोलेंगे भैया हीट करने पे रेडिएशन निकला है, तो ये कहलाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को शो करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को इंडिकेट करता है, कहता है कि भैया रेडिएशन पार्टिकल नेचर का है। ध्यान रखना, हमने कहा एक टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। यहाँ से ब्लैक बॉडी का मतलब है जो हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब है कि पार्टिकल नेचर ऑफ, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है द रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, जो भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकल रही है उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को सपोर्ट करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को कौन सपोर्ट करता है, तो हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन सपोर्ट करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। अब इस चैप्टर में ना जब हम ये सब पढ़ लेते हैं तो हमारे पास टॉपिक पता क्या आता है, हमारे पास टॉपिक आता है वेव मॉडल ऑफ एटम। वेव मॉडल ऑफ एटम प्यारे बच्चों बहुत इजी है, या आप कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब इसके अंदर क्या है, तो हमें पता है कि डी ब्रोगली साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑफ वेव बन गया, वेव बन गया मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वेव जुड़ा हुआ है। अगर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वेव जुड़ा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ वेव जुड़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन वेव जैसा हो गया, तो अब एटम को भी हमें वेव जैसा समझना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया वेव मॉडल ऑफ एटम, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वेव जैसा हो गया है तो अब हमारे नया मॉडल लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन वाला है वो फेल हो जाएगा, मतलब वो बोर्स वाला फेल हो जाएगा। बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है, डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वेव है, तो हम नया मॉडल लेके आए, वेव मॉडल ऑफ एटम। अब इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो यहां पर हम क्या बातें करते हैं, यहां पर हम बातें करते हैं कि देखिए पहले था ऑर्बिट, पहले था ऑर्बिट 2D कॉन्सेप्ट। 2D ऑर्बिट का मतलब था सर्कुलर पाथ, जो सर्कल है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अब हमारा इलेक्ट्रॉन वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है तो वेव 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 कभी सर्कल में से थोड़ी घूमेगी, वेव 2D पाथ तो थोड़ी फॉलो करेगा, वेव तो 3D होता है। तो हमने कहा ऑर्बिट की जगह पर हम यूज करेंगे वर्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है, 3D होता है, 3D स्पेस।
तो अब चीजों को बदल दिया गया, बोर्स मॉडल को खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया, अब नए मॉडल्स आए। वेव मॉडल में हमने सबसे पहले ऑर्बिट का नाम रखा ऑर्बिटल्स, और वेव मॉडल के अंदर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर हमने कॉन्सेप्ट लाए क्वांटम नंबर्स का, क्वांटम नंबर्स। और हमने कहा भैया ये जो क्वांटम नंबर्स है, ये क्वांटम नंबर्स क्या काम करने वाले हैं, तो ये जो क्वांटम नंबर्स है प्यारे बच्चों, ये जो क्वांटम नंबर्स है हमें देने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेरी बात समझे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑर्बिटल्स होते क्या है, ठीक है, अब मेरी बात समझना, अब एक छोटी सी बात समझना कि एक वेव है ना, वेव ऐसे होता है बादल की तरह, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है वो बादल की तरह, वेव होते हैं बादल की तरह, धुएं की तरह, वेव धुएं की तरह होते हैं, रोशनी की तरह, लाइट की तरह। तो हमने कहा कि अगर एक बादल है तो बादल यहाँ है तो कभी यहाँ है, जैसे धुआं, मान लो यहाँ पर किसी ने सिगरेट पिया तो धुआं अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, धुआं तो घूमता रहता है ना, वेव घूमता रहता है। तो एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया कि आप एक वेव के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि ये रहा वेव, आप ये बोल सकते हो कि भाई यहां हो सकता है वेव, यहां पे हो सकता है वेव। तो बोला गया कि अब हम ना एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, अब हम संभावना की बात करेंगे कि यहां हो सकता है इलेक्ट्रॉन। बात समझ पा रहे हो? अरे भाई मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है आपका वेव बन गया है, अब ऐसा बोलना बड़ा कठिन है कि ये रहा वेव, हम ये बोलेंगे यहां हो सकता है वेव। तो बोला गया कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 3D स्पेस, ऐसी जगह वेयर जहां पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी समझते हो, संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम चांस यही है कि इलेक्ट्रॉन कहां होने वाले हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होने वाले। तो अब ना हम वर्ड यूज करते हैं संभावना, प्रोबेबिलिटी, संभावना, मेरी बात समझे। और प्रोबेबिलिटी के लिए एक सिंबल होता है ऐसे त्रिशूल का स्क्वायर, ये होता है सिंबल प्रोबेबिलिटी के लिए, त्रिशूल का स्क्वायर। जैसे हर चीज का एक सिंबल होता है ना, जैसे वेवलेंथ का था लैम्डा, एनर्जी का ई लिखा था हमने, वैसी प्रोबेबिलिटी के लिए होता है साई स्क्वायर। ध्यान रखना, ऑर्बिटल क्या होते हैं, 3D स्पेस, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो हम संभावनाएं की बात करते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, क्योंकि एक वेव है, वेव में आप ऐसे नहीं बोलोगे ये रहा ये रहा ये रहा, नहीं, यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स ऐसी जगह होती है, 3D स्पेस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको पाया जा सकता है। अब देखिए हमने कहा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, हमने कॉन्सेप्ट निकाला क्वांटम नंबर का। अभी क्वांटम नंबर क्या होता है, तो आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो क्वांटम नंबर्स ऐसी चीजें होती है जो आपको देगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर से मिलेगा। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं समझते देखिए, अगर हम क्वांटम नंबर्स की बात करें तो क्वांटम नंबर्स ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है n, इसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल मैंने लिख दिया ना, क्वांटम नंबर क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Qn बोलूंगा अब मैं। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये बहुत सारे काम आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका मेन शेल के बारे में बताना, मेन शेल की इंफॉर्मेशन, मेन शेल टेल्स मेन शेल। तो यहाँ पर जो n है मेन शेल बताएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास n की वैल्यू 1 है, तो आप समझ जाओगे कि अगर ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, बीच वाला जो है ये न्यूक्लियस है, और n इक्वल टू 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर किसी ने लिख दिया n इक्वल टू 2 तो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, शेल बताएगा कि भैया कौन सा शेल है, ये वाला है कि ये वाला है। मान लो n की वैल्यू 3 होती तो हम कहते हैं ये वाला शेल है, तो आपको मेन शेल की इंफॉर्मेशन n देता है। ठीक है, तो n अगर हम आम तौर पे बात करें तो n आपको मेन शेल की इंफॉर्मेशन देगा, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 सारे इंटीजर। तो ये पहला क्वांटम नंबर है n। अब देखिए मतलब एक प्रकार से अगर मैं ट्रिक दूं आपको, ट्रिक, तो ये जो मेन शेल को आप बिल्डिंग बोलो, बिल्डिंग, तो आपको ये बिल्डिंग बताएगा, बिल्डिंग कि इलेक्ट्रॉन किस बिल्डिंग में रहता है। तो हम कहते हैं भैया n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस सेकंड वाली बिल्डिंग में रहता है। एटम के अंदर ये अलग अलग शेल है, अलग अलग बिल्डिंग्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन n इक्वल टू 2 का मतलब कि भाई इस वाले बिल्डिंग में रहता है। फिर अगला क्वांटम नंबर हमारे पास होता है l, l होता है हमारा क्वांटम नंबर सेकंड, जिसको बोलते हैं हम l। ये होता है एजीमुथल
ठीक है, MU नहीं T, ठीक है T, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर L होता है, और ये जो L है आपको बताता है सब सेल इन मेन सेल। अभी मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया से, आप इसे समझ लो कि भैया ये सब सेल का मतलब हो गया कि फ्लैट्स, समझो ना। देखो जैसे मैंने कहा एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के अंदर सब सेल यानी फ्लैट्स, तो ये आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग है, बढ़िया भाई, बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो हमने कहा ये बिल्डिंग है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिल्डिंग्स है। देखो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग। लेकिन सबसेल वर्ड से क्या मतलब है? सबसेल मतलब फ्लैट, जैसे मैंने कहा एक शेल है और सबसेल मतलब उसके अंदर। तो अगर हम ट्रिक से कहते हैं कि मेन शेल को हम बिल्डिंग बोलेंगे, तो सबसेल को बोलेंगे हम फ्लैट। तो देखिए हर बिल्डिंग में कोई ना कोई फ्लैट होगा। तो अब हम यहाँ पहुंच गए कि इस बिल्डिंग में फ्लैट्स, अगर मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करूँ अच्छे से, थोड़ा समझाने के लिए ड्रॉ करूँ, तो एक्चुअली हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि इसके अंदर, देखो इसके अंदर कुछ फ्लैट्स होंगे बिल्डिंग्स के अंदर। जैसे मैंने कहा भाई ये बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग, इसमें कुछ फ्लैट्स बने होंगे, फ्लैट्स। तो हर बिल्डिंग में फ्लैट्स होते हैं। मान लो थर्ड है, इसमें कुछ फ्लैट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये एल है ना, आपको फ्लैट बताएगा कि बिल्डिंग के अंदर किस फ्लैट में इलेक्ट्रॉन है। अगर हम फ्लैट्स का नाम रखें तो फ्लैट्स का नाम होता है हमारे पास SPDF। तो ये हमारे कुछ पॉपुलर फ्लैट्स है। अच्छा, तो अब हम कहते हैं, मेरी बात सुनना, SPDF हमारे सबसेल है। अब एक बात रखना, एल की भी वैल्यूज होती है। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे एस नाम का फ्लैट है। बताऊंगा बढ़िया से, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। जैसे मैंने कह दिया भाई मेरे पास ना एल की वैल्यू 2 है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि डी नाम के फ्लैट में इलेक्ट्रॉन है। समझे मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बाद में समझ में आएगी अच्छे से। थोड़ा हम एल के फॉर्मूले की बात करें, तो एल का आंसर आता कैसे है? तो एल का आंसर बड़े आसान तरीके से आता है। मान लो किसी ने एन की वैल्यू आपको दे दी 3, तो एल जो होगा ना हमेशा आपका होगा 0 से n-1। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि एल की वैल्यू होती है 0 से एक n छोटा, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू हमेशा 0 से 3-1 n-1 होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? ये एल का फॉर्मूला है। अगर मैं थोड़ी सा अच्छे से बताऊं तो एल का फॉर्मूला याद कर लो। एल का फॉर्मूला होता है 0 से n-1 तक। ये आपका एल है 0 to n-1। तो अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों बड़े आसान तरीके से कि मेरा क्वेश्चन है n = 2, तो एल की कौन कौन सी वैल्यू होगी? तो आप बोलोगे भैया देखो एल होता है 0 से n-1, तो n-1 मतलब 2 से छोटा, तो 0 और 1। तो हम समझ गए कि हमारा S और P है। तो 0 का मतलब S, यानी कि इस क्वेश्चन को समझो कि अगर बिल्डिंग नंबर 2 में हो, मान लो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और आप हो बिल्डिंग नंबर 2 में। बिल्डिंग नंबर 2 होने का मतलब आप यहां पर हो, तो n = 2 का मतलब है बिल्डिंग नंबर 2। तो बिल्डिंग नंबर 2 में L हमने निकाला फॉर्मूले से, तो निकल के आया S और P। यानी बिल्डिंग नंबर 2 में 2 है, एक S नाम का फ्लैट है और एक P नाम का। बिल्डिंग नंबर 2 में एक S नाम का और एक P नाम का, 2 फ्लैट है, एक S नाम का फ्लैट है, एक P नाम का फ्लैट है। बस ये है सिंपल। अच्छा, अब छोटी सी बात आपको बता दूं, अगला क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर, मतलब एल निकालना आ गया ना आप लोगों को कि भाई एल निकाल लो और देख लो अपने हिसाब से बना दो कि भाई एक एस नाम का एक पी नाम का है। ये तो मैं रैंडमली डायग्राम बना रहा हूँ, अभी कुछ फिक्स नहीं है, मैंने ऐसे बना दिया कि एस है एक पी है। अब देखिए एक होता है एम एल, ये बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये आमतौर पे हमें स्कूल लेवल पे बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देगा। अब देखिए कैसे देगा, अगर समझना मेरी बात को, ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे देगा? देखो ये जो एम एल की वैल्यू होती है, एम एल की वैल्यू ये होती है -L to +L। अब इसको क्वेश्चन से थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें क्वेश्चन दिया या कोई नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है? तो देखिए बिल्डिंग था, बिल्डिंग में फ्लैट थे, अब फ्लैट में कमरे भी तो होते हैं, तो ये ऑर्बिटल जो है आपको रूम्स बताएगा। रूम्स, कि भैया आपने बोला बिल्डिंग, आप उस बिल्डिंग में फ्लैट भी बता दिया, और फ्लैट के अंदर रूम्स होते हैं, तो रूम्स की इंफॉर्मेशन आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल से मिलेगा। रूम मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो हमने कहा यार एक क्वेश्चन समझाओ, तो मैंने कहा मान लो n की वैल्यू 3 ले ली मैंने, ठीक है, n की वैल्यू 3 है, तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है ये। मैंने यहां से l निकाला, l हो जाएगा 0, 1, 2। l हमेशा n से एक छोटा होता है,
तो हमने कहा भैया ये फ्लैट्स है, ये हमारे फ्लैट्स है। कौन से फ्लैट है बताओ? एस पी डी एफ, एस पी डी, 3 फ्लैट है हमारे पास, एस पी डी। अब हमें कमरे की बात करनी है, तो कमरे की बात कैसे होगी? तो चलो एस के अंदर कमरा देखते हैं। तो आपको कमरा किससे पता लगेगा? कमरे जो है रूम्स, वो माइनस एल टू प्लस एल। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी बताओ? 0, तो 0 ही रहेगा। अच्छा रुक जाओ, पी की बात करते हैं, पी के लिए, पी के लिए बात करते हैं। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 1 है, तो एम एल निकालो इसके लिए। एम एल, एम एल कितना होता है बताओ? एम एल होता है माइनस एल टू प्लस एल। तो एल की वैल्यू 1 है, तो -1 0 +1। अच्छा, अब डी की बात करते हैं। डी, डी के लिए एम एल निकालते हैं। एम एल, तो एम एल का मतलब क्या होता है? माइनस एल टू प्लस एल। और डी के लिए, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप जाओगे -2 -1 0 1 2। अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि यहाँ पर एम एल की वैल्यू, यहाँ एम एल की वैल्यू सिर्फ 1 आई है। यानी ये बता रहा है कि अगर आप एस नाम की बात करो, एस नाम के फ्लैट में आपको यहाँ पर देखो क्या मिला है हमें, एस नाम के फ्लैट में एक ही नंबर मिला है 0। तो हम बोलेंगे एक कमरा। ये 0 बेसिकली एक कमरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर ये मैं बना दूं एस, मेरा एस नाम का फ्लैट है, तो उसमें एक ही डब्बा होगा, एक ही कमरा होगा। लेकिन अगर हम पी नाम के फ्लैट में आए जिसकी एल वैल्यू 1 है, तो एम एल कितनी आई? -1 0 +1। तो ये बता रहा है कि भैया 3, पी नाम के फ्लैट में आपको 3 कमरे मिलेंगे। और जब हमने बोला भाई 2 मतलब डी, तो डी नाम के फ्लैट में आपको कितने मिलेंगे? 5 कमरे। क्योंकि एम एल जो है, एम एल वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5 कमरे। वैसे ही मैं आपको बता दूं इन फ्यूचर, बता दूं आपको, अगर एफ नाम का ऑर्बिटल हुआ और फ्लैट हुआ, तो एफ में 7 कमरे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भैया कि कैसे हम कमरे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से, एमएल की हेल्प से। और लास्ट हमारे पास क्वांटम, अब बता दिया फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई करना भी सिखा दिया। हमारे पास लास्ट क्वांटम नंबर होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? ये होता है +½ एंड -½ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो हम क्लॉकवाइज बोल देंगे, उल्टा चल रहा है तो बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस माइनस यूज करते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो हम बोल देंगे +½ कोई इलेक्ट्रॉन माइनस, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोल देंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है +½ बोल दो, कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर स्पिन करते रहते हैं। अगर वो स्पिन करते रहेंगे तो मान लो कोई क्लॉकवाइज, क्लॉक के हिसाब से स्पिन कर रहा है तो +5, अगर कोई उल्टा कर रहा है तो -½ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन तुम्हारे 3 थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। मैंने कह दिया यार, क्वेश्चन ये है कि n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू मान लो 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं? तो हम कहते हैं देखो भैया, बिल्डिंग नंबर 3 में, बिल्डिंग नंबर 3 में l है 1, इससे क्या मतलब है? l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है, तो s p d f, तो 1 का मतलब p। तो ऐसे लिखते हैं हम कहते हैं बिल्डिंग नंबर 3 में p में इलेक्ट्रॉन रहता है 3p। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि n है 1, l है 0, तो आप बोलोगे बिल्डिंग नंबर 1 में 0 का मतलब क्या है? s, 1s में हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल्स कर लो, बहुत है, तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जब हम क्वांटम नंबर पढ़ लेते हैं ना, तो चीजें इजी हो जाती है, काफी ज्यादा सिंपल हो जाती है। अब देखिए, कुछ आपको रूल्स पढ़ने हैं। क्या रूल्स पढ़ने हैं? सिंपल सिंपल। देखिए, कुछ नियम हम पढ़ते हैं। तो पहला बताओ कौन सा नियम पढ़ा? ऑफ वो, या सारे तो लिखवा चुके हैं हम आप लोगों को, यहाँ नोट्स आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। तो कुछ प्रिंसिपल्स में आ जाओ। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल है, कौन कौन से है बताओ? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हमारे पास है ऑफ वो प्रिंसिपल है, हमारे पास एक और है, बता सकते हैं कोई? हुंस रूल। सबसे पहले मैं क्या पढ़ा बताओ? जो मैंने पहले पढ़ा है वही बताओ सबसे पहले। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाँ देखिए, हमारे पास है पॉली, पहले हम पढ़ रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। ये साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं, यहाँ पर आपको पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए पी नाम का फ्लैट है, तो पी नाम के फ्लैट में 3 होंगे, 3 होंगे, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या कहते हैं? किससे पूछूं मैं, बताओ? तुम्हें याद है क्या कहते हैं? तुम समझाओ बेटा, तुम समझाओ। हाँ, क्या कहता है ये?
एक जो होता है ऑर्बिटल उसमें से दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हाँ, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे एक कमरे में आप मैक्सिमम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। वो भी कैसे? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन स्पिन ऊपर है, अलग अपोजिट स्पिन में, तो एक होगा नीचे। तो इसका स्टेटमेंट अभी दिख जाएगा आपको। स्टेटमेंट ये कहता है वी कैन फिल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन एक ऑर्बिटल, एक कमरे के अंदर, विथ अपोजिट स्पिन। अगर मैं भर के दिखाऊं आपको, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एस का ऑर्बिटल है, एस के अंदर एक कमरा होता है, तो इस एक कमरे में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे करके, ऐसे मतलब अपोजिट स्पिन में। तो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, एक कमरे में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर अगला हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, देखिए। अगला बताओ कौन सा करवा दूं? होन्स रूल। चलिए होन्स रूल। तो होन्स रूल क्या कहता है? होन्स रूल कहता है कि प्यारे बच्चों, होन्स रूल कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास है पी ऑर्बिटल, पी के नाम का फ्लैट है, 3 कमरे, और आपको भरने हैं मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। कितने भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो लोग ऐसे करते हैं, 1 2 3 4। ये गलत तरीका है। हमारे होन्स साहब कहते हैं कि भैया पी के अंदर अगर 3 कमरे हैं और तुम्हें 4 बंदों को सेट करना है, तो पहले एक भर दो। अब जब बच जाए, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2 बंदों को डाल दो एक कमरे में। उन्होंने कहा था कि पॉली ने कहा एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बात सही है, लेकिन जब नीड हो तब। होन साहब कहते हैं जब नीड हो तभी 2 भरो एक कमरे में, नीड नहीं है। अब देखो हम ऐसे भरे 1 2 3 4, ये कमरा तो खाली है भाई, क्या फायदा फिर? तो ये कहते हैं कि आप मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। ये कहते हैं भर सकते हैं, ये नहीं कहते कि भर ही दो। ये कहते हैं कि मैक्सिमम 2 भर सकते हैं भाई, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, भर आप 2 ही सकते हो। अब ये कहते हैं कि भरना कैसे? होन्स रूल कहता है भरना कैसे? ऐसे भरना है कि मान लो पी है और मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले भैया एक कमरे दो सबको। अब मजबूरी है तो पेयरिंग करो। तो होन्स रूल कहते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली डन व्हेन एवरी ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। जब सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल हो जाए, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, सब भर जाए, अब पेयरिंग कर दो। समझ में आया? फिर एक हमारे पास है ऑफबो साहब, ऑफबो प्रिंसिपल। क्या कहते हैं ऑफबो प्रिंसिपल? याद है किसी को? याद नहीं याद है ऑफबो प्रिंसिपल? हाँ, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो ऐसा करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यही हमारा लास्ट टॉपिक है होपफुली, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को हम डालेंगे एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे हम ऑर्बिट्स के अंदर, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को भरने जाएंगे, मान लीजिए हमने कहा भैया हमारे पास एस है, पी है, डी है, एफ है, भर के फ्लैट्स है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है मान लो 10, तो आपके अपने मन के हिसाब से थोड़ी भर दोगे कि चलो भाई यहाँ हम भर देते हैं, यहाँ 6 भर देते हैं, फिर इसको भर देते हैं, लास्ट में इसको भर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगर करोगे, बंटवारा करेंगे, कुछ भी करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन को आप बांटोगे, जब भी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर रखोगे, तो इस प्रकार से रखना है कि पहले उस इलेक्ट्रॉन को जिसकी कम एनर्जी है, फिर ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन को, फिर उससे ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन को, फिर उससे ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन को। तो हमें इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से भरना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कम एनर्जी वाले को पहले, ज्यादा वाले को बाद में, और ज्यादा वाले को। तो स्टेटमेंट बताओ क्या था? इलेक्ट्रॉन्स, अरे पढ़ के बताओ स्टेटमेंट क्या लिखो। बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। तो बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी फिल्ड फर्स्ट, कि कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम पहले भरेंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूं। तो ऑफबो साहब के हिसाब से पहले एक ट्रिक लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। और उन्होंने एनर्जी पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। देखो, अगर किसी का एनर्जी पता लगाना हो तो आपको N+L करना होगा। मैं भी आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ये बाद में बात करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। मेन ऑफबो ने क्या बोला? पहले इलेक्ट्रॉन कम वाले में जाएगा, फिर ज्यादा वाले में, फिर और ज्यादा वाले में। जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कम से ज्यादा की तरफ जाना है। अभी हम ट्रिक देखते हैं क्या है ट्रिक। मान लीजिए एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है, और हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं।
तो आपको ऐसे नंबर लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ये चलते रहेगा। फिर आपको 2 का गैप देना है, 2 का गैप, 1 और 2 का गैप दोगे आप, 1 और 2 का गैप देके जस्ट इसके नीचे 2 से स्टार्ट करना है, जहां तक हम गैप दे रहे हैं, फिर 2 3 4 5। फिर अगली बार जब हम यहाँ जाएंगे तो हमें गैप देना है 2 और 3 का, और इसके पीछे 3 से स्टार्ट कर देना है, डी के नीचे 3 4। और जब वैसे हम यहाँ जाएंगे तो 2 का गैप देंगे, 2 का गैप यानी 3 और 4 का गैप देंगे, ठीक है। चलो थोड़ा और नंबर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 7 8 9 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5 6 7 8, यहाँ 4 5 6 7। अब देखिए जब एफ पे जाओगे आप तो आप 3 और 4 का गैप करके इसके पीछे 4 से स्टार्ट करो काउंटिंग, 4 5 6। तो देखो ये तरीका रहेगा कि हमेशा आपको 2 का गैप देना है। इसको थोड़ा सा देखोगे ना, 10-5 मिनट देखोगे तो अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर क्या है समझना, छोटी सी बात, कि ये एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, बड़ा आसान तरीका है। 1 2 को छोड़ के 2 से स्टार्ट कर दिया, 2 3 को छोड़ के 3 से स्टार्ट कर दिया, 3 4 को छोड़ के 4 से, और काउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, सिंपल 1 2 3 2 3 4 5 3 4 5 6 7 4 5 6। समझ पा रहे बात को? अब वो कहते हैं कि हमें ऐसे चलना है, आपको लेफ्ट टू राइट चलना है हमेशा, चलिए राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट। जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला कि सोडियम नाम का एटम है और सोडियम के अंदर होता है 11 इलेक्ट्रॉन, आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरोगे? तो बहुत सिंपल बता रहा हूं, आपको ऐसे चलना है, ये 1, आप लिखोगे बिल्डिंग नंबर 1 और फ्लैट नंबर ऊपर लिखा हुआ एस, बिल्डिंग नंबर 1 का फ्लैट नंबर एस। अच्छा, फिर आप लिखोगे 2s, ठीक है, हमेशा इधर से इधर चलना है। फिर मैं टकरा गया 2 से तो 2p, फिर मैं टकरा गया 3 से 3s, फिर मैं टकरा गया किससे बताओ 3p। तो आपको ऐसे ही रफली लिख लेना है, 5 6 लिख लेना है ऐसे रफली। अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपको पता होगा, मैंने आपको लिखवाया था, एस के अंदर एक कमरा होता है, पी के अंदर 3 कमरे होते हैं, पी के अंदर, और डी के अंदर होते हैं 5 कमरे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। डी के अंदर होता है 5 कमरे, ये 5 कमरे, और एफ के अंदर होते हैं 7 कमरे, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है कि भैया एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर पाएंगे क्योंकि कमरा ही एक है। इसमें भर पाएंगे हम 1 2 3 4 5 6, इसमें भर पाएंगे हम कितने बताओ 10। तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसमें आप भर सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भर सकते हो आप 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भर सकते हो आप 14 इलेक्ट्रॉन। 7 कमरे हैं, 1 में 2 तो 14, 5 कमरे हैं, 1 में 2 तो 10, 3 कमरे हैं, 1 में 2 6। तो ये बात हमें पता है, तो हमने कहा चलो अब इलेक्ट्रॉन हमें 11 भरने हैं, 11, तो 11 भरने हैं तो क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे देखो 11 भरने हैं तो 2 इसमें भर दो, क्योंकि एस में 2 ही भर सकते हैं। फिर आगे में 2 भर दो इलेक्ट्रॉन, 4। अब पी में हम 6 भर सकते हैं, 3 कमरे हैं ना, 1 कमरे में 2, तो हमने 6 कर दिया, तो कितना हो गया बताओ, 6 4 10 हो चुका है, 2 2 4 और 6 10 हो चुका है। अब बचे हमारे 11 भरने थे, हमें बच गया सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें डाल देंगे, बाकी ये खाली रह गया। जितना बड़ा एटम होगा हम उतना ही ऐसे बढ़ते चलेंगे और ऐसे लिख लिया करेंगे, समझे मेरी बात को? तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आप देखोगे, समझना ध्यान से, तो वो कहते हैं इसका एनर्जी निकालो, 1s का एनर्जी निकालने के लिए बोला कि n प्लस एल कर देना, तो n की वैल्यू 1 है, इसकी दिख रहा है आपको, इसको n कहते हैं, तो n की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस एल, s के लिए l कितना होता है 0, s के लिए l, देखो हम कर रहे हैं n प्लस एल, तो हम कर रहे हैं n प्लस एल, n होता है 1 और s के लिए l कितना हो जाएगा 0, तो आंसर आ गया 1। अब इसके लिए निकाल के देखो, चलो इसके लिए निकाल के देखो, n प्लस एल इसके लिए निकालो, तो n की वैल्यू 2 है और s के लिए तो l अभी भी 0 होगा, तो इसका कितना है वैल्यू 2, यानी इसका एनर्जी कम है और इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी और ज्यादा, इसका एनर्जी और ज्यादा। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा है, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले भरा है और ज्यादा एनर्जी वाले को बाद में भरा है। यही अफबो प्रिंसिपल है। अफबो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा करोगे इस हिसाब से करोगे कि कम एनर्जी वाला पहले आएगा, ज्यादा एनर्जी वाला बाद में आएगा। और कम या ज्यादा एनर्जी कैसे पता लगेगा, कम या ज्यादा एनर्जी पता लगेगा n प्लस एल से, समझ में आ गया, n प्लस एल से पता लगेगा। अच्छा, आप कुछ स्पेशल केसेस लिख लो, जैसे क्वेश्चन आ जाए रैंडमली कि भाई 3s और 4p में किसका एनर्जी ज्यादा है, तो आप बोलोगे यार एनर्जी किससे ज्यादा है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आप लिख देना n प्लस एल, 3, l कितना होगा s के लिए 0, n कितना है s का 4, p के लिए l होता है 1 5, तो इसका एनर्जी क्या है ज्यादा। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए 3s 2p, 3s एंड 2p, अब हम क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अगर इसका n प्लस एल निकालोगे तो पता कितना आएगा 3 प्लस 0,
इसका n प्लस एल निकालो 2 और p के लिए 1 3। अब दोनों का ही n प्लस एल क्या है सेम, तो आप बोलोगे एनर्जी इक्वल हो गया, नहीं। ऐसे केस में जब n प्लस एल बराबर हो तो जिसका ज्यादा n होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास है 2p एंड 3s, सेम क्वेश्चन लिया मैंने अभी, देखो एक है हमारे पास 2p, एक है हमारे पास 3s, दोनों का n प्लस एल सेम है, लेकिन 3 वाले की एनर्जी क्या है ज्यादा, तभी 3 वाले को हमने बाद में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, 3 वाले को हमने बाद में लिखा हुआ है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चल कैसे रहा है, कैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। लास्ट में एक टॉपिक हमारा होता है छोटा सा, क्या टॉपिक होता है कि देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, प्यारे बच्चों, फुल्ली फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल, या स्टेबल कह सकते हो, ये स्टेबल होते हैं। देखो जैसे हमने कहा हमारे पास पी है, पी के लिए हमने कहा भाई हमारे पास 3 डब्बे हैं, पी के लिए हमारे पास 3 डब्बे हैं, और हमने क्या किया इसमें एक 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 भर दिया, ये क्या लाएगा P3, और कितना सुंदर लग रहा है ये, क्योंकि भाई सिमेट्रिक है क्या ये। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इज स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री समझते हो, सिमेट्री मतलब सब में एक एक भर दिया है, या सिमेट्री का मतलब जैसे हमारे पास भाई देखो इस तरफ एक हाथ है तो इस तरफ दूसरा हाथ, एक आंख इस तरफ एक आंख इस तरफ, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक चीजें स्टेबल होती है। इंसान की बॉडी स्टेबल पता है क्यों है, अगर इधर 2 किलो का हाथ है तो ऑलमोस्ट 2 किलो का हाथ इधर भी है, मान लो इधर 2 किलो का इधर 100 किलो का है, फिर तो इंसान टूट जाएगा ऐसे। तो सिमेट्रिक चीजें स्टेबल होती है। मैं स्टेबल क्यों, मेरा हाथ इधर भी 2 किलो है और मेरा हाथ इधर भी ऑलमोस्ट 2 किलो का है, तो मैं स्टेबल हूँ। तो जब बातें बराबर होती है तो स्टेबल होता है सिमेट्रिक की वजह से। तो हम कह रहे हैं कि भैया ये स्टेबल है। वैसे पी के अंदर अगर मैं 1 2 3 4 5 6 भर दूं तो ये हो जाएगा P6, ये भी स्टेबल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, बड़ा स्टेबल है। तो देखिए हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, ये हमारा हाफ फिल्ड है, हाफ, और ये हमारा है फुल्ली। तो हाफ एंड फुल्ली हमेशा स्टेबल पाए गए, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर स्टेबल। तो वैसे हमने कहा यार डी में कितना होगा हाफ बताओ, D5, 5 डब्बे है ना, और फुल्ली कितना होगा बताओ D10। तो डी के अंदर होते हैं 5 डब्बे, 5 डब्बे हैं तो एक एक भर गया तो D5, और 2 भर गया तो D10, तो ये भी स्टेबल होते हैं। वैसे ही F का 7 और F का 14, F में होते हैं 7 डब्बे, 7 मतलब आधा, 14 मतलब पूरा, तो ये स्टेबल्स होते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन क्या देखना, क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपसे कहा मेरे पास एक क्वेश्चन है 24 Cr क्रोमियम, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूंगा ये समझते हैं, बताओ कैसे करूंगा। सिंपल है, ऐसे चलूंगा 1s, फिर 2s, फिर 2p प्यारे बच्चों, फिर 3s, फिर 3p, 3p तक पहुंच गए, फिर 4s, फिर उसके बाद यहाँ 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। चलो हमने थोड़े बहुत लिख लिए, अब भरना स्टार्ट करते हैं। हमें भरना है 24, s में 2 भर सकता हूँ, 2 भर सकता हूँ, p में 6, क्योंकि p में डब्बे होते हैं 3 और एक डब्बे में 2 ही भर सकते हैं। तो 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12, 12 6 18, p में हम 6 भर सकते हैं, 18 2 20, 20 4 24, क्योंकि हमें 24 ही भरना है ना, 24। तो यहाँ तक अगर हमारे अगर 20 हो गए तो बचा हुआ 4 हम डी में भर देंगे। अब हमारे पास ये हो गया क्रोमियम का आंसर। अब ये खाली है क्या, खाली तो इसको भगा दो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हमारे पास डी में 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे पास डी में 4 है। अगर हमारे पास डी में 4 है, समझना मेरी बात को, हमारे पास डी में 4 है पर D4 स्टेबल नहीं है। स्टेबल कौन होता है बताओ, D5। तो अगर D5 स्टेबल होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहां से इलेक्ट्रॉन लेके इसमें डाल देंगे, तो हमारा यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहां पर हम कर देंगे 4s1 और लास्ट में कर देंगे 3d5। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए, पर आपको एग्जाम में ये आंसर लिख के आना है। एक्सेप्शन मान लो, जो लॉजिक मान लो, जो मर्जी मान लो, यानी 24 क्रोमियम के लिए आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि आपने ये स्टेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। वैसे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क रहेगा किसके लिए, 29 के लिए, ठीक है, कॉपर के लिए 29 के लिए, मत फेंको निक्कू जी, ठीक है। 29 के लिए आपको सोच के आना है कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है,
इस प्रकार से चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ छूटा क्या? नहीं छूटा होगा, ठीक है।